उनमें से कोई भी गहरी नींद में नहीं सो रहा था, सिवाय लोट्स के जो उस विघटन बुलबुले के नीचे था जिसे कैरा ने सोते समय उनके ऊपर खड़ा कर दिया था। पहले तो काल को लगा कि इस तरह से पूरी रात अटैक स्पेल को सक्रिय रखने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होगी, लेकिन शून्य बेजर ने इसे ट्रिपवायर की तरह इस्तेमाल किया। इसमें लगभग कोई ऊर्जा नहीं थी जब तक कि कुछ इसे छूकर उसे जगह नहीं देता, फिर वह उन पर हमला कर देती। अनंत बिजली के सक्रिय होने से ये बिल्कुल भी बोझ नहीं था, और वह अपनी सामान्य रात्रि विश्राम में बाधा डाले बिना इसे सक्रिय रख सकती थी। तो उसने यही किया और इस तथ्य का पूरा फायदा उठाया कि उनके पास एक छोटा सा व्यक्ति था जिसे वह एक भरवां खिलौने की तरह गले लगा सकती थी। उनके आने के बाद पहले कुछ घंटों तक राक्षस यहां होने से उतने ही भ्रमित लग रहे थे जितने काल उन्हें वहां देखकर थे। लेकिन एक बार जब उन्हें अपनी दिशा मिल गई तो वे फैलने लगे और आसपास के इलाकों पर अपना दावा ठोकने लगे। उनके शिविर के खतरनाक रूप से करीब स्थित क्षेत्रों पर किसी ने कब्जा नहीं किया था, लेकिन सुबह के समय 2 बार काल ने लड़ाई की आवाजें सुनी। या तो उन्होंने दूर के खेतों पर हमला किया था, या फिर उन स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया था जिनके क्षेत्र में उन्होंने अतिक्रमण किया था। यहाँ के किसान अधिकतर मिनोटो और उनसे संबंधित प्रजातियों के थे, और वे इन प्राणियों के प्रति कोई दया नहीं रखते थे। प्रकाश के बिना काल निश्चित नहीं हो सकता था, लेकिन तापीय दृष्टि से यह अभी भी यति और ड्रेक्स जैसा दिखता था, जैसा कि रे ने उनका वर्णन किया था। पूरा समूह सुबह होते ही उठ गया था, स्थिति को लेकर इतना घबराया हुआ था कि सो नहीं पाया। हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम नदी के किनारे सड़क की ओर चलें और व्यापारियों के रूप में काम करना जारी रखें, या फिर हम यह मान लें कि अगर उन्हें राक्षस राष्ट्र में बेतरतीब राक्षस मिल रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है? दाना ने अपने शब्दों पर जोर देने के लिए एक चम्मच दलिया की ओर इशारा करते हुए पूछा। टेसा ने आह भरी और सिर हिलाया। कुछ राक्षस निश्चित रूप से बस जाएंगे, जबकि अन्य क्षेत्रीय युद्धों में मारे जाएंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय तक इधर उधर लटके रहना कोई खास समझदारी वाली बात नहीं है। चाहे हम बाहर निकलने के लिए उत्तर की ओर जाएं, या अपनी यात्रा पूरी करने के लिए पूर्व की ओर जाएं, मेरा मानना है कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि केवल यही क्षेत्र संकट में है, लेकिन मुझे इसका कारण पता है। गोल्डन ड्रैगन नेशन में हमेशा बहुत सारी विसंगतियां और कुछ निम्न स्तरीय कालकोठरी रही है। यही कारण है कि कोई भी अन्य व्यक्ति वास्तव में इस क्षेत्र को शुरू में नहीं चाहता था, इसलिए इसे मनुष्यों के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अब यहाँ एक स्थिर कालकोठरी है। एक स्थिर कालकोठरी का मतलब अस्थिर विसंगतियां भी होनी चाहिए जो क्षेत्र पर राक्षसों को फेंक देती है। घर पर यह इसी तरह काम करता है। काल ने भौहें सिकोड़ी। तो इसका मतलब ये है कि कालकोठरी के आसपास के क्षेत्र में कभी न खत्म होने वाली मुसीबतें आने वाली हैं? उन्होंने पूछा। टेसा ने सिर हिलाया। हर दिन नहीं, लेकिन वे सभी प्रकार की ज्ञात स्थिर विसंगतियों के पास अधिक आम है। इसलिए ये संभावना है कि इस देश में पहले की तुलना में अब अधिक विसंगतियां होंगी। मुझे पूरा विवरण नहीं पता, ये ब्लू ड्रैगन्स और उनकी शोध टीमों की विशेषता है, लेकिन चच के भीतर यह कोई रहस्य नहीं है कि एक नई विसंगति का मतलब अगले कुछ वर्षों में क्षेत्र में राक्षसों को वश में करने के लिए और अधिक मिशन होंगे। सेमिनरी अकादमी के पास एक है, और राक्षसों की उपस्थिति इतनी विश्वसनीय है कि वे इस क्षेत्र का उपयोग चर्च गार्डों को प्रशिक्षित करने के लिए करते हैं। वो धूर्त ड्रैगन, लोट्स ने आश्चर्य से कहा, जब उसे इसका अर्थ समझ में आया। ओफेलिया सभी विकल्पों पर विचार करने में कुछ समय ले रही थी, जबकि दाना के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कुराहट फैल रही थी। मैंने अभी अभी कांस्य ड्रैगन की प्रकृति के बारे में एक मूल्यवान जानकारी प्राप्त की है। वे कानून और नियमों के ड्रैगन पहलू की सेवा करते हैं, लेकिन कानून के प्रति उनका वास्तविक दृष्टिकोण बहुत अधिक है। यदि कोई कानून सीधे तौर पर नहीं कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं। कानून की भावना उनके संरक्षक को कानून के वास्तविक अक्षर से बहुत कम चिंतित करती है। बहुत से लोग समझौतों की भावना का पालन करने के लिए अपनी सीमा से बाहर चले जाते हैं, ताकि वे कांस्य ड्रैगन को नाराज न करें और खुद पर दुर्भाग्य न लाएं। लेकिन अगर वे सिर्फ एक स्पष्ट और वैध बचाव का रास्ता तलाशते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई आपत्ति होगी। लोट्स ने सिर हिलाया। यह सही है। कांस्य ड्रैगन पादरी अनुबंधों के लिए अडिग है। यदि आप नैतिक निर्णय चाहते हैं, तो गोल्ड ड्रैगन या वर्ल्ड ड्रैगन अनुयायियों में से किसी एक की तलाश करें। काल को संदेह होने लगा था कि विश्व ड्रैगन चर्च द्वारा बताए गए तरीके से कहीं ज्यादा मनोरंजन से प्रेरित और कम नैतिकतावादी था, लेकिन वह पादरी वर्ग के सामने ऐसा नहीं कहेगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसके पास पक्का सबूत ना हो। उसके दिमाग में जो आवाज आती थी, जो हर बार सिस्टम से जुड़ी कोई अजीब बात होने पर उस पर हंसती थी, वो संभवतः विश्व ड्रैगन ही थी, लेकिन ये साबित करना असंभव था। तो हम किस रास्ते जा रहे हैं?
हॉक के अनुसार सबसे आसान रास्ता कौन सा है? ओफेलिया ने पूछा। कोई नहीं है, हम चाहे कहीं भी जाएं, हम लड़ाई करेंगे। वे हमसे इसलिए बचते रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक सोता हुआ राक्षस समूह है और वे रात में लड़ना नहीं चाहते थे। अब जबकि सूरज उगने वाला है, उन्हें एहसास होगा कि हम गार्ड के साथ एक व्यापारी गाड़ी है। एक बार ऐसा होने पर वे और अधिक आक्रामक हो जाएंगे, खासकर ड्रेक्स। मुझे नहीं पता कि इन रेतीले रंग के लोगों के पास क्या कौशल है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे निपटना मुश्किल नहीं होगा, काल ने समझाया। टेसा ने कंधे उचका दिए। कॉपर ड्रेक्स बहुत बुरे नहीं होने चाहिए। वे एक प्रकार के सैंड ड्रैगन हैं। वे संक्षारक सैंड क्लाउड अटैक का उपयोग करते हैं। समस्या तब होगी जब वे किसी अन्य राक्षस के साथ काम कर रहे हो। ड्रेक्स लोगों की अपेक्षा अधिक चतुर है। वे अपने दुश्मनों की कमजोरियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं और अपने सहयोगियों की ताकत बढ़ा सकते हैं। वे अपने ड्रेकोनिक चचेरे भाइयों की तरह शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं, लेकिन ड्रेक्स एक उच्च श्रेणी के जानवर हैं, और यदि वे एक बुद्धिमान राक्षस के साथ काम कर रहे हैं तो वे जटिल और घातक रणनीति बना सकते हैं। हॉक शक्ति स्तरों के बारे में क्या कहते हैं? हॉक ने जांच के लिए तत्काल क्षेत्र का एक और चक्कर लगाया और पाया कि यह ज्यादातर आरोही रैंक का था, लेकिन उसकी स्कैनिंग रेंज में 2 कमांडर रैंक रेक्स भी थे, अधिकांशतः आरोही डेंगॉन के समान स्तर पर। इसलिए आज सुबह हमारे लिए यह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी बदल सकता है। कैरा ने अपने पंख फैलाए और उड़कर वैगन के कवर के ऊपर जाकर बैठ गई, जबकि टेसा ने जाल को समेटा और उसे आगे की ओर लुढ़का दिया ताकि अगली शाम उसे जल्दी से खोला जा सके। सभी तैयार रहें। 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हम एक ड्रेक से मिलने जा रहे हैं जो रेत के रंग के यति जैसे जीवों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा है। वे सभी आरोही रैंक के हैं, लेकिन उनमें से 1 दर्जन से अधिक हैं और मुझे उनकी शक्तियों के बारे में पता नहीं है, काल ने समझाया। उनके रक्षकों ने अपना स्थान बदल लिया। लामिया वैगन के दोनों ओर नागा योद्धाओं के साथ शामिल हो गए, जबकि डाना काल के साथ बैठने के लिए आगे आ गई और ओफेलिया स्नैक्स के लिए लोट्स को परेशान करने के लिए वैगन के पीछे चली गई। उसकी आपूर्ति कम होती जा रही थी और नेचर क्लेरिक एक अविश्वसनीय ट्रेल मिक्स बना सकता था। आ रहा हूं। ड्रेक मुझे अनदेखा कर रहा है, इसलिए पूरा समूह तुम्हारे पीछे आ रहा है, हॉक ने सूचना दी। यह अच्छी बात है, स्काउटिंग करते रहो। मुझे लगता है कि कैरा ड्रेक से निपटने में सक्षम होनी चाहिए। कैरा को लगा कि यह एक बढ़िया विचार है। उसने ड्रैक्स को पहले भी देखा था, लेकिन कुछ समय से नहीं, और वह बहुत ज्यादा उड़ान नहीं भर रही थी। अगर वह ड्रेक के साथ उड़ान भरने वाले बैजर की लड़ाई कर सकती है, तो यह उसके पंखों को आकार में रखने और कुछ अतिरिक्त किलो कम करने का एक अच्छा तरीका होगा जो उसने अपने स्थान पर आराम करते हुए बढ़ाए थे। एक बार जब उन्होंने समूह को देख लिया, तो कमांडर रैंक ड्रेक ने अपने समूह का नेतृत्व किया, जिसे काल ने सैंड यति कहकर संबोधित किया था, और पूरी तरह से सामने से हमला कर दिया। वे शायद अभी अभी यहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें व्यापारी गाड़ी से निपटने की मूल बातें समझ में आ गई थी। वे काल को उनके पीछे आने से रोकने और उन्हें थोर का पीछा करने से रोकने के लिए फैल गए थे। हम इस बार सभी गोलेम और अंगरक्षकों को आगे भेजेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ये सैंड यति क्या कर सकते हैं, इससे पहले कि हम उन लोगों का सामना करें जो हमारे स्तर के करीब है। अगर यह घटना गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में हुई घटनाओं के समान है, तो ये लगभग सभी अलग अलग शक्ति स्तरों पर जीवों के समान समूह होंगे, काल ने जोर दिया। यह अच्छा तर्क था, और जब उन्होंने गाड़ी को रुकवाया तो किसी ने भी इस पर बहस नहीं की तथा बुलाए गए गार्ड टीम की रक्षा के लिए आगे आए। अन्य लोग एक क्षण के लिए पीछे हट गए तथा सहायता की आवश्यकता होने पर कहीं भी जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अंगरक्षक सभी आरोही रेत यति के विरुद्ध शाही रैंक के थे। सभी राक्षसों ने एक ही तरह से हमला शुरू किया। रेत का एक तेज गति से चलने वाला चाप जो काल को रैंड की याद दिलाता था, लेकिन मौलिक रूप में। लामिया की जोड़ी ने जवाबी हमला किया, रैंड के साथ हमलों को बेअसर कर दिया क्योंकि ज्वलंत शरीर उनके तराजू पर टिमटिमा रहा था। ड्रेक ने दहाड़ते हुए हमला करने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन कैरा पहले ही गति में आ चुकी थी। काल को उम्मीद थी कि छोटा बेजर बहुत बड़े आकार के हमलावर से भिड़ जाएगा, लेकिन आखिरी क्षण में वो लुढ़क गया और ड्रेक के नीचे से निकल गया, जो दर्द से चिल्लाने लगा। बुरी सांसों की यही सजा है, बेवकूफ। ओह, तुम्हें ये पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लन पर मुक्का मारूंगा। जब ड्रेक दर्द से करुण चीख के साथ आकाश से नीचे गिरा तो काल को अपनी हंसी रोकनी पड़ी। सबसे पहले कैरा ने अपने पंजों से ड्रेक की संवेदनशील भीतरी जांघों को खरोंचा, फिर उसने वादे के अनुसार अंडकोश पर वार किया और ड्रेक लड़ाई से बाहर हो गया, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था।
ड्रेक मिट्टी के एक झोंके के साथ जमीन पर गिरा और कैरा उसकी पीठ पर बैठ गई ताकि उसके पंखों को पीछे खींच सके तथा अपने पंजों से उसके पंखों की हड्डियों के आधार में गड़ाकर उसे ऊपर की ओर खींचते हुए उसकी नसों पर दबाव डाला। वो शल्कयुक्त जानवर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तथा खुद को मुक्त करने के लिए इधर उधर घूमने और उछलने लगा, जबकि कैरा एक रोडियो काउबॉय की तरह उसकी पीठ पर सवार हो गई। बेजा पागल है, दाना ने कहा। काल ने उसके कंधों पर हाथ रखा। वो बस मजे कर रही है, मत भूलो, अगर वो बोलने को तैयार हो तो कम से कम हमारी टीम का एक सदस्य उससे बात कर सकता है। अगर हम उसे तुरंत नहीं मारते तो हम शायद ये जान सकें कि वे कहां से आए हैं। कॉपर ड्रेक ने अपने सामने संक्षारक सांसों का एक गुबार छोड़ा, फिर अंदर की ओर भागा। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा करने से हमलावर अपंग हो जाता और उसे जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ता। लेकिन कैरा द्वारा हमला किया जाना कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी और उसकी संक्षारक सांसों ने उसे और अधिक परेशान कर दिया, जिससे वह अपने पंखों को और अधिक खींचने के लिए प्रेरित हुई, जब तक कि अंततः ड्रेक ने हार नहीं मान ली और वह पराजित होकर मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार होकर जमीन पर लेट गया। कोई हमारे स्वयंसेवक से पूछे कि वे यहाँ आने से पहले कहाँ थे। मैं जानना चाहता हूं कि वे कहां से आए और क्यों आए, काल ने मांग की। ड्रेक के सबसे करीबी नागा योद्धा ने सर्ब भाषा में संदेश प्रसारित किया, जिसे ड्रैगन से संबंधित सभी प्रजातियों को बोलना चाहिए। पहले तो ड्रेक ने कोई जवाब नहीं दिया और काल को एहसास हुआ कि उसके पंखों की हड्डियों में मौजूद पंजों से ज्यादा कुछ गड़बड़ है, जैसे उसके दिमाग पर बादल छा गए हों। ड्रेक को अपने अधीनस्थों को युद्ध में ले जाने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह सवालों को समझ नहीं पा रहा था, हालांकि वो उन्हें सुन रहा था। उन्होंने कुछ और मिनट तक कोशिश की, ये सोचकर कि वो सिर्फ जिद्दी हो रहा है, इससे पहले कि कैरा ने उस पर नुलिफाई करने का फैसला किया। इसका कुछ असर हुआ और ड्रेक ने उन पर गालियां देना शुरू कर दिया, इस बात से नाराज कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। ओह, अब आप हमें सुन सकते हैं। आज से पहले आप कहाँ थे और आप यहाँ कैसे पहुंचे? काल ने पूछा। नागा योद्धा को अनुवाद करने दिया। कुछ सेकंड के लिए नर बत्तख वास्तव में भ्रमित दिखाई दिया तथा वह इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करने लगा। इससे पहले कि उसकी आंखों में पुनः पागलपन छा जाए, वो पुनः गर्जना करने लगा तथा नागा योद्धाओं पर हमला करने का प्रयास करने लगा। नुलिफाई ने इस पर पागलपन को पूरी तरह से नहीं हटाया। यह उनका हिस्सा है। मुझे लगता है कि वे गोलेम या ऐसा ही कुछ हो सकते हैं। कैरा ने नागा योद्धा द्वारा क्रोधित ड्रेक का सिर काटकर उसे मारने से ठीक पहले यह अनुमान लगाया। कैरा ने शव पर अपना दावा किया, जबकि रे ने सिर को सजावट के रूप में बताया। फिर वे सभी अन्य शवों की जांच करने के लिए बाहर आए। यति का भूरा फर बलुआ पत्थर जैसा मोटा और मोटा था। वे सामान्य किस्म के विपरीत गर्मी से पीड़ित नहीं थे, लेकिन वे शक्तियों में समान थे, लेकिन उनके तत्व बदल गए थे। हॉक ने जांच के बाद उन सभी को अपने अंतरिक्ष में लाने का आदेश दिया। रेत का जादू अलग था और पक्षी का एक सिद्धांत था कि उनमें से एक राक्षस के अंगों को एक नुस्खे के हिस्से के रूप में इस्तेमाल करके नए कौशल सीख सकता है। ये बात उसे परेशान कर रही थी कि उन्हें कुछ नई चीजें नहीं मिल रही थी। काल को नई क्षमताएं मिल गई थी और वे आगे बढ़ गए थे, लेकिन इसका उनकी लड़ाकू शक्ति पर कोई खास असर नहीं पड़ा जैसा हॉक को पसंद होता। अंगरक्षक बर्बर है। यति के पास खुद को बचाने का मौका भी नहीं था और अंगरक्षक उचित कौशल का उपयोग नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह रैंक में ऊपर चली गई है, जैसे आधार क्षमता बढ़ गई है। वे अभी भी अधिकतम शक्ति उत्पादन में सीमित हैं, लेकिन वे अधिकांश जीवित चीजों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर है। डाना ने समझाया। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही थी। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। उनके कौशल निश्चित रूप से रॉयल रैंक के कौशल है, लेकिन उनके शरीर कालकोठरी में समूह के नेताओं की तरह है। वे जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मजबूत और तेज है। एक सामान्य जीवित चीज की तुलना में गुणवत्ता में एक ग्रेड अधिक है। काल ने सहमति जताई। दाना ने सिर हिलाया। बिल्कुल वैसा ही। आधार आंकड़े बढ़ाने की क्षमता सीखने का कोई तरीका होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। उनकी लड़ाई की आवाज ने आसपास के राक्षसों के अन्य समूहों को सचेत कर दिया था कि संकट आ गया है, और निकटतम दो ड्रेक अपने समूहों का नेतृत्व कर रहे थे। उनमें से कोई भी उन्नत रैंक से ऊपर नहीं था, लेकिन ये रेत यति की 2 दर्जन से अधिक चीजें थीं, और शायद उनकी लड़ाकू क्षमताओं के बारे में थोड़ा और जानने का मौका था। पहले वाले एक से अधिक कौशल का उपयोग करने के लिए बहुत तेजी से मर गए थे, इसलिए यदि ये लोग रैंड के अपने रेतीले संस्करण के अलावा कुछ और करने की कोशिश करते, तो काल के समूह को भविष्य की मुठभेड़ों से क्या उम्मीद करनी है, इसके बारे में अधिक जानकारी होती।
कारा को ड्रेक्स से लड़ने में बहुत मजा आता है। ओफेलिया ने देखा कि वॉर्ड बेजर गोल गोल उड़ रहा था और दुश्मन के घात की सीमा में आने का इंतजार कर रहा था। वे सभी बेवकूफ दिव्य प्रजातियां सोचती हैं कि वे हमसे बेहतर हैं क्योंकि शून्य बेजर के पास कोई देवता नहीं है, लेकिन ड्रेक्स के पास भी नहीं है। तो वे कौन हैं जो इतने घमंडी होने का नाटक कर रहे हैं? उनके सबसे अच्छे चचेरे भाई भी शून्य बेजर जितने सख्त नहीं है, कैरा ने घोषणा की। कारा इस बात से परेशान है कि ड्रैगन अपने खुद के देवता होने के बारे में अहंकारी है। ड्रेक्स ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे ड्रैगन की उप प्रजाति हो और उसे उन्हें उनकी जगह पर रखने की अदम्य इच्छा है। काल ने समूह के लिए अनुवाद किया। अगर तुम बड़े होते तो तुम उन्हें पावर बम दे सकते थे। रेमी खिलखिलाकर हंसी। उसकी छोटी बहन में नाटकीयता की प्रतिभा थी जिसकी नागा रानी सराहना करती थी, भले ही कैरा आमतौर पर बड़ी बहन की तरह ही व्यवहार करती थी। वैसे नहीं जैसे राय को नाटकीय प्रभाव पसंद थे। बिल्कुल नहीं, राय को नाटकीय दृश्य पसंद थे, जबकि कैरा भावनात्मक रूप से अस्थिर थी, जैसे कि उसके पास युद्ध मोड के लिए ऑन ऑफ स्विच था। ड्रेक्स की यह जोड़ी पहले वाले से थोड़ी ज्यादा होशियार लग रही थी और उन्होंने समूह के बाकी सदस्यों को नजरअंदाज करते हुए वॉर्ड बेजर पर हमला कर दिया। यह उन्हें बचाने वाला नहीं था, लेकिन यह एक अच्छा विचार था। युद्ध शुरू होने वाला था और दाना आसमान में ऊपर चढ़ गई ताकि वो कैरा को परेशान करने वाले ड्रेक्स पर मैजिक मिसाइलों की बारिश कर सके। ये केवल कुछ सेकंड तक ही चलेगा, लेकिन एक शक्तिशाली दहाड़ ने दाना को आधे सेकंड के लिए विचलित कर दिया। पास के फार्म हाउस से एक भैंसा प्रजाति का मिनोटो युद्ध की ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर से पहले से ही खून बह रहा था और उसके साथ 4 छोटे मिनोटो भी थे जो सभी समान रूप से घायल थे। वे स्थानीय निवासी थे और संभवतः इनमें से किसी एक समूह द्वारा उन पर हमला किया गया था, इससे पहले कि दूसरे ड्रेक की पीड़ा भरी दहाड़ ने उन्हें दूर खींच लिया होता। दाना ने 1 सेकंड से ज्यादा देर तक संकोच नहीं किया, क्योंकि कैरा पहले से ही ड्रेक्स पर डिसइंटीग्रेशन से बड़े हुए रैंड हमलों की बौछार कर रही थी। वो इस बार उनसे लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रही थी और दाना को पूरा यकीन था कि वह वास्तव में अपने पसंदीदा कच को भूनने के लिए तैयार कर रही थी। इससे पहले कि ड्रेक्स मरते, किसान और उसके बच्चे लड़ाई के दृश्य पर रुक गए क्योंकि अंगरक्षक कुछ सेकंड के लिए रेतयती के साथ खेल रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या वे कोई नया कौशल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उन्होंने केवल एक ही कौशल का इस्तेमाल किया और फिर जब वे करीब आए तो पंजे से हमला करने लगे। भले ही आप उन्हें दूर भगा दें, फिर भी वे उसी कौशल का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया, लेकिन यह अभी भी सिर्फ एक ही कौशल था। व्यापारी, भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ हो। क्या हम तुम्हें हमारे खेत को बचाने के लिए पैसे दे सकते हैं? मेरे भाई और चचेरे भाई खेत को संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसी और भी चीजें आने वाली हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं सूझेगा। मिनोटॉर ने विनती की। हमें कुछ व्यापारिक सामान की जरूरत है, आप हमें छूट दें और हम आपकी मदद करेंगे। अब आगे बढ़िए। काल ने सहमति जताई। वे अभ्यास और सामान का उपयोग कर सकते थे। काल की टीम के अधिकांश लोग मिनोटॉर परिवार के पीछे भागे, जबकि टेसा और लोट्स वापस वैगन में आ गए। थोर उनसे 1 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर था, भले ही उसके पास वैगन हो। अन्य लोग कम से कम मिनोटॉर परिवार के साथ बने रहने के लिए पर्याप्त तेज थे, जबकि काल को पहले से ही पता था कि वे कहां जा रहे थे क्योंकि वह ड्रैक्स की जोड़ी और सैंडियती के बड़े समूह को एक खेत पर हमला करते हुए देख सकता था। इस क्षेत्र में अन्य बस्तियां भी थीं जिन पर आक्रमण किया गया था तथा उनके मकान ध्वस्त कर दिए गए थे, लेकिन इस स्थान पर रक्षकों का एक बड़ा समूह एकत्र हो गया था। उनमें कमांडर रैंक मिनोटो भी थे, लेकिन यहाँ सैंडियती के बीच कमांडर भी थे और कमांडर रैंक ड्रेक्स भी थे, जिनसे निपटना मिनोटो योद्धाओं के लिए बहुत कठिन था। दाना ने भागते हुए काल की ओर रुख किया। कारा से कहो कि वह मेरे लिए कम से कम एक ड्रेक छोड़ दे। मैं एक उड़ते हुए लक्ष्य से लड़ना चाहता हूं ताकि मुझे अनुभव हो जाए, इससे पहले कि हम मजबूत लोगों से मिलें। समझ गया? मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा। या आप तोपखाने के काम का अभ्यास कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को बेहतर बनाने के लिए बस दूसरों पर गोली चला सकते हैं, कैरा ने सुझाव दिया। क्या आपको लगता है कि मेरे लक्ष्य पर काम करने की जरूरत है? काल ने पूछा, उत्सुकता से कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची। बेशक ऐसा ही है, तुम तो बेजब ही नहीं हो, तुम्हारा निशाना कैसे सही हो सकता है? सिस्टर राय भी अभी भी अपने निशाने पर काम करती है। राय हंसते हुए खेत की ओर भागी, जिससे मिनोटॉर परिवार चौंक गया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह वहां है। हाँ, शक्तिशाली ब्लडबाथ स्पाइडर को भी अभ्यास की जरूरत है। ठीक है, कैरा जमीन पर चीजों पर हमला कर सकती है और मैं दूसरे ड्रेक्स को बाहर निकाल दूंगा। काल सहमत हो गया।
सुबह के उजाले में काले और सफेद फर की तरह दिखने वाली कैरा आगे बढ़ी और हमलावरों को रोकने की जल्दी में थी, इससे पहले कि कोई और उन्हें मार सके। आप जानते हैं, अगर आप कैरा को जंगली होने देंगे तो हम में से बाकी लोगों को ज्यादा लड़ाई नहीं मिलेगी। ओफेलिया हंसी जब शून्य बेजल लड़ाई के किनारे पर पहुंच गया। हाँ, आपकी बात में दम है, यह उससे बहस करने से ज्यादा आसान है, और आज और भी झगड़े होंगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। एक बार जब वह अपने सिस्टम से बाहर निकल जाएगी तो हम में से बाकी लोग अभ्यास कर सकते हैं। अब डाना अपना ड्रेक चुन सकती है और मैं बाकी लोगों का ध्यान भटका दूंगी। रे कैरा को सारा मजा लेने नहीं देगी, लेकिन स्थानीय किसानों के लिए उसे पहचानना और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि ब्लडबाथ स्पाइडर अपनी छिपने की क्षमता पर काम कर रही थी। वह ज्यादातर चीजों के साथ आसानी से घुल मिल सकती थी, लेकिन उसके शरीर को छिपाना आसान नहीं था। इसलिए उसने पाया कि अगर वह तेजी से आगे बढ़े और किसी दूसरी वस्तु, इस मामले में घास के ढेर की तरह व्यवहार करे, तो वह अपने शिकार को धोखा देने में सक्षम हो सकती है। वह एक वास्तविक घास के ढेर के पीछे से शुरू हुई और फिर शैडो ने अपने शरीर को यथासंभव ढीले भूसे की तरह छिपाने के साथ करीब आ गया। लेकिन फिर उसका धैर्य जवाब दे गया और वह किसानों से दूर समूह में चली गई और रेत यति को टुकड़े टुकड़े करने लगी, जबकि उसके गोलेम चारों ओर से हमला करने के लिए चक्कर लगा रहे थे। गोलेम स्पष्ट रूप से अधिक निर्मित थे, इसलिए उन पर रक्षकों द्वारा हमला नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि शक्ति अंतर को देखते हुए राय की उपस्थिति संभवतः उन्हें सैंड यति बल से भी अधिक भयभीत कर सकती थी। कैरा को आज सुबह कोई जल्दी नहीं थी, वो सुपरहीरो की भूमिका निभा रही थी। यति हमलावरों से युवा मिनोटॉस को बचा रही थी और राक्षसों को पीछे खदेड़ रही थी। साथ ही वह इस बात का बड़ा दिखावा भी कर रही थी कि सभी को पता चल गया है कि उन्हें बचा लिया गया है और वे टैग टीम में शामिल नहीं है। काल उन किसानों से ठीक पहले लड़ाई में शामिल हो गया जो पीछे हटते समूह के पीछे भागे थे, उम्मीद करते हुए कि वे या तो बचाव कर सकते हैं या अपनी लड़ाई के लिए किसी अन्य समूह को भर्ती कर सकते हैं। रक्षकों के चेहरों पर राहत दिखाई दे रही थी और काल ने रेमी को मिनोटॉर कबीले के सबसे बुरी तरह से घायल सदस्यों पर कुछ हीलिंग स्प्लैश मंत्र फेंकने के लिए बुलाया। उनमें से कोई भी मरा हुआ नहीं लग रहा था, कम से कम इस घर में तो नहीं, और उनके सबसे बड़े घावों को भरने के लिए थोड़ी सी चिकित्सा ही काफी थी। दुर्भाग्य से हीलिंग स्प्लैश पूरे शरीर को तुरंत ठीक नहीं कर सकता था जब तक कि रेमी उन्हें इसमें भिगो न दे या किसी तरह से उनके अंदर मंत्र न डाल दे। ये कट के माध्यम से रिश्ता था और संपर्क में रहने पर पूरे शरीर में फैल जाता था, लेकिन ये पादरी के मामूली उपचार मंत्र जितना तेज नहीं था। वो इस स्थिति के लिए तैयारी कर रही थी। उपचार औषधि की कई शीशियों के साथ हॉक ने उसके लिए आग और रेत से कंटेनर बनाए थे और वह उनसे बहुत खुश थी। बोतलों पर उनका लोगो भी था, एक नागा जिसके कंधे पर हॉक था। रेमी ने मिट्टी से लोगो बनाया था और हॉक ने उस पर रखी शीशियों को ठंडा होने के लिए रख दिया था तथा उसे औषधि की बोतलों के तले पर अंकित कर दिया था। खोलो, ये लो, और एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे लिए। रेमी ने मन ही मन नोट कर लिया कि औषधि को काम करने में कितना समय लगा, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को पतला हीलिंग स्प्लैश नहीं पिलाया था। वो इस बात से प्रसन्न थी कि उसने प्रयोग करने का एक ऐसा तरीका खोज लिया था जिसके लिए वह किसी परेशानी में नहीं पड़ सकती थी। ये काल के साथ उसके संपर्क से स्पष्ट था, लेकिन वो अन्य कार्यों में व्यस्त था और उसके पास उसकी सरलता की प्रशंसा करने का समय नहीं था। उसने पहले ही रैंड से दोनों कॉपर ड्रेक्स को मारा था और वे उस जगह से दूर चले गए थे जहां डाना उनकी उड़ान के तीसरे सदस्य से लड़ रहा था, लेकिन वे हवा में सैकड़ों मीटर पीछे हट रहे थे, जिससे उन्हें काल के हमलों से बचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। इसलिए उसे कौशल के साथ उनका पीछा करना पड़ा। इसमें जितना समय लगना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा समय लगा, क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले उड़ने वाले थे। लेकिन काल को अपने कौशल को नियंत्रित करने का बहुत अभ्यास था और दर्जनों घातक ऊर्जा चापों के साथ उनका पीछा करते हुए राक्षस लगातार नुकसान उठा रहे थे, चाहे वे उसके हमलों से बचने के लिए कितनी भी मेहनत क्यों न कर रहे हों। देखिए, यह उतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा था। काल की हताशा को महसूस करते हुए कैरा हंस पड़ी। रणनीति में परिवर्तन, काल सहमत हो गया। विघटन युक्त तीरों से काम करना बहुत आसान था तथा धनुष पर लगे लक्ष्य जादू ने उनके लिए आधा काम कर दिया था। पहला शॉट सीधे दिल पर लगा, क्योंकि ड्रेक पहले से ही रैंड के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा भी ज्यादा गलत नहीं था, जो ड्रेक के पिछले कूल्हे में एक साफ छेद कर उसकी पीठ से बाहर निकल गया। वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन इसका प्रभाव संपर्क में आने पर फैलने के लिए निर्धारित नहीं किया गया था, इसलिए यह एक साफ चोट थी जिसे ड्रेक कुछ मिनटों के प्रयास से ठीक कर सकता था।
हालांकि जब अगला तीर आया तो ड्रेक ने अपने ड्रेकोनिक चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसे पकड़ लिया। जब तक विघटन मंत्र विस्फोटित नहीं हुआ और उसके शरीर के सामने के आधे हिस्से को हटा दिया। ये धोखा है, आप उन्हें मारने के लिए बम पकड़ने के लिए धोखा नहीं दे सकते, कैरा ने शिकायत की। नहीं, मुझे लगता है कि वो कुछ सही कह रहा है। बेवकूफ राक्षसों को विस्फोट करते देखना मजेदार है, हॉक ने जवाब दिया। काल ने जानवरों को बहस करने दिया और रेत यति पर गोली चलानी शुरू कर दी तथा भागने लगे कुछ शेष यति को भी मार गिराया। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता तो वे दूसरे खेतों और घरों के लिए खतरा बन जाते। काल को वास्तव में इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऐसा करना सही था। दाना ने अपना ड्रेक खत्म किया और काल के बगल में उतरी, तभी थोर और पादरी आखिरकार आ गए। उन्होंने किसानों को ठीक करने में मदद करते हुए उपचार प्रक्रिया शुरू कर दी। पुजारी जी, धन्यवाद। वृद्ध मिनोटॉज में से एक, जो एक बहुत बड़ी मांसल महिला थी, ने गहरी लेकिन किसी तरह से स्त्रीवत आवाज में उनका अभिवादन किया। क्या कोई और जीवित बचा है या घायल हुआ है? मैंने देखा है कि कई फार्म हाउस क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टेसा ने पूछा। सबसे बड़े मिनोटॉर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, छोटे बच्चे यहीं घर में हैं। जो बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाए, उनके कहीं और पहुंचने की संभावना नहीं है, उसने समझाया। इसका मतलब ये है कि हमलों की स्थिति में उनके पास कोई योजना थी। अगर सभी बच्चे यहां पहुंच गए थे, जहां वयस्क लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे, तो इसका मतलब था कि योजना काम कर गई। लेकिन संभवतः यह इतना अच्छा नहीं था कि उन लोगों को हताहत होने से बचाया जा सके जिन्होंने राक्षसों के आगमन को धीमा करने की कोशिश की थी या जो अनजाने में पकड़े गए थे। घर पर काल को पता था कि चरवाहे अपने झुंड की निगरानी के लिए पूरी रात खेतों में रहते हैं, इसलिए यहाँ के कुछ किसानों के बारे में भी यही सच हो सकता है। सबसे ज्यादा हताहत होने वाले वे ही होंगे, साथ ही वे ही होंगे जो दूसरों को मीटिंग पॉइंट की ओर भागने के लिए सचेत करेंगे। रेमी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कुछ और औषधियां दी, जिसे देखकर काल को हमेशा लगता था कि वह किसी को खाना चाहती है। कम से कम इस बार वह मुंह बंद करके मुस्कुरा रही थी, इसलिए उसके दांत नहीं दिख रहे थे। बस, अगर निकट भविष्य में फिर से उपचार की आवश्यकता हो, ये कम से कम कुछ महीनों तक टिकते हैं, इसलिए आपको हर समय ड्रैगन पादरी की आवश्यकता नहीं होती, उसने सरपंच में समझाया। लेकिन कम से कम कुछ मिनोटो भाषा जानते थे। मिनोटॉर ने औषधियों को आश्चर्य से देखा। क्या ये वाकई उपचार करने वाली औषधियां हैं? मैंने इनमें से एक भी औषधि सदियों से नहीं देखी है, तब से नहीं जब से वह जानवर राजा उत्तर से आया था और इन्हें अमीर लोगों को बेच रहा था। उनमें से एक बुजुर्ग हंसा। लगभग 80 साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन शुक्रिया रानी नागा, हमारा झुंड आपका ऋणी है। थोर ने खुशी से नाक सिकोड़ी। वे झुंड के राक्षस थे। काल ने पहले इस पर विचार नहीं किया था। उनमें से पाश्विक आधा झुंड का जानवर था, लेकिन उन्हें राक्षस प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, न कि जानवर प्रजाति के रूप में। उसने पहले यह मान लिया था कि इसका मतलब है कि वे पाश्विक गुण नहीं अपनाते, केवल उनकी उपस्थिति होती है। सूर्य अब यात्रा करने के लिए पर्याप्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। काल ने क्षितिज की ओर देखते हुए आह भरी, और उसे पता था कि अगले 1 या 2 सप्ताह में इस तरह की और भी मुठभेड़ें होंगी, जब तक कि विसंगति समाप्त नहीं हो जाती और राक्षस आधी रात को पैदा होना बंद नहीं कर देते। उन्होंने कहा, आपको सभी को अपने करीब रखना चाहिए। ये राक्षस आधी रात को कुछ समय के लिए फिर से प्रकट हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह खत्म हो गया है। किसानों ने सिर हिलाया। कम से कम वे फसलों को नष्ट करने में रुचि नहीं रखते हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है। अगर हम समूहों में यात्रा करते हैं, तो हम अभी भी अपना काम करने में सक्षम होंगे। ये कुछ समय के लिए असुविधाजनक होगा जब तक कि हम सभी के घरों का पुनर्निर्माण नहीं कर लेते। और भी आ रहे हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ करना चाहते हैं? हॉक ने गश्त जारी रखते हुए पूछा। कितना करीब और किस दिशा में? 10 किलोमीटर दूर, दक्षिण से। वे शहर से आगे निकल चुके हैं और इस ओर जा रहे हैं। उस दिशा में काफी खेत और कुछ डाकू जाल होने चाहिए। अगर ये किसान भाग्यशाली होते, तो रेत यति इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते। नहीं, स्थानीय लोगों को इससे निपटने दो। हम जो भी व्यापारिक सामान खरीद सकते हैं, उसे खरीद लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिनोटॉर समूह पहले से ही इस काम में व्यस्त था। वे भोजन या सामान इकट्ठा नहीं कर रहे थे जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन उनके पास बिल्कुल एक जैसे प्रतिरूपों में बने कुछ औजार थे। काल ने देखा कि वे क्या बिछा रहे थे और उसे एहसास हुआ कि उसने जो औजार समझे थे, वे असल में औजार नहीं थे। वे सभी युद्ध के हथियार थे जिन्हें खेत के औजारों की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था।
इनका उपयोग कृषि उपकरण के रूप में किया जा सकता था, लेकिन इन्हें या तो दोहरा काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, या फिर इन्हें आंशिक रूप से विघटित करके उचित लड़ाकू हथियार बनाया जा सकता था। यह मिनोटॉर की ही बात होगी, क्योंकि वे सभी मिनोटॉर के आकार के थे, लेकिन डिजाइन शानदार थे। इनमें से कुछ घर पर किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो सकते हैं। वे मिनोटॉर जितने शक्तिशाली नहीं हो सकते, लेकिन काल को संदेह था कि जैसे जैसे अभिजात वर्ग अधिक सीखेगा, वे बाकी मानवता की मदद करने में सक्षम होंगे। काल ने अनुमान लगाया कि घर पर उन हथियारों की कीमत क्या होगी, क्योंकि वे सभी सामान्य श्रेणी के जादुई हथियार थे। फिर उसने लगभग आधी रकम अपने सामने बेंच पर रख दी। मिनोटॉर्स इस प्रस्ताव से खुश नहीं दिखे, लेकिन वे अपमानित भी नहीं दिखे, इसलिए कम से कम वो उस बात के करीब था जिसे वे स्वीकार कर लेते, क्योंकि उसने हमले में उनकी मदद की थी। काल ने 6 और सोने के सिक्के डाले और देखा कि सबसे बड़ी मिनोटॉर महिला थोड़ा आराम करने लगी। 2 और सोने के सिक्के और बाकी अधिकांश सिक्कों की चिंता समाप्त हो चुकी थी। क्या हमारा सौदा पक्का हो गया है? काल ने उससे पूछा। वो सबसे बूढ़ी, सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली थी। अधिकांश मानकों के अनुसार उसे ही प्रभारी होना चाहिए। उसने दूसरे किसानों की तरफ देखा और संतोष से सिर हिलाया। हाँ, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, व्यापारी। हम आपके व्यवसाय की सराहना करते हैं। शहर जाना आजकल एक परेशानी भरा अनुभव बन गया है। काल मुस्कुराया। अगर आप दूसरों को देखते हैं, तो आप उन्हें रोकना चाहेंगे। वे शाम को रुकने के लिए एक सुरक्षित स्थान की सराहना करेंगे, सभी नई परेशानियों के साथ, और उनमें से कई शहर में कुछ भी खरीदने से बच रहे हैं। उच्च गुणवत्ता वाली चीजें ओकहैम्पिंग में नहीं जा रही हैं, इसलिए खरीदने लायक कुछ भी नहीं है। किसान ने सिर हिलाया। इसलिए हमारे यहाँ इतने सारे जानवर हैं। हम तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि हमारे पास बिक्री के लिए ले जाने के लिए पूरी गाड़ी ना आ जाए। अगर हम सब एक साथ निकल जाएं, एक परिवार को छोड़कर, तो वे हमारे जानवरों की देखभाल कर सकते हैं और हमारे पास यात्रा के लिए पर्याप्त पहरेदार होंगे। लेकिन अब हम इसे अगले साल तक टाल सकते हैं। हमारे पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त है, लेकिन पिछले कुछ समय से खेत ज्यादातर आत्मनिर्भर है। तो फिर आपको शुभकामनाएं। हम अपने रास्ते पर चलेंगे ताकि अंधेरा होने से पहले हम किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। मिनोटॉर्स ने सिर हिलाया और काल ने उनकी खरीदी हुई वस्तु को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। जानवर तुरंत अपने स्थानों पर वापस नहीं लौटे। कैरा और रे बस फार्म से दूर चले गए, मानो स्थानीय लोग भूल जाएंगे कि वे मौजूद हैं यदि वे दृष्टि से ओझल हो गए। या शायद उन्होंने वास्तव में ऐसा किया था। रॉयल रैंक के जानवरों की एक जोड़ी के लापता होने के बारे में कोई भी चिंतित नहीं था, क्योंकि काल ने टीम को रेमी के साथ वैगन के बीच में अपने नए माल के ऊपर ले जाया था। यदि वे नेट लगा देते तो अधिक आरामदायक होता, लेकिन इससे साइड बेंचें अवरुद्ध हो जाती, जहां अन्य सभी लोग बैठे होते थे। इसलिए जब वे खेतों की नजरों से ओझल हो गए, उसके कुछ समय बाद ही थोर के अलावा अन्य जानवर आराम करने के लिए अपने स्थानों पर लौट आए। हॉक ने 1 घंटे की पैदल दूरी के भीतर सब कुछ देख लिया था, इसलिए वह नाश्ते के लिए वापस लौटा, उसके बाद वापस जाने के इरादे से। लेकिन फिलहाल वे सिर्फ एक औसत दिखने वाले व्यापारी वैगन थे। काल ने युद्ध के बाद लामिया के अंगरक्षकों को भी हटा दिया था, इसलिए उनके पास जरूरत से ज्यादा संख्या में गार्ड नहीं थे। हॉक आधे घंटे बाद उस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए वापस आया और उन्हें नदी से दूर सीधे पूर्व की ओर जाने का निर्देश दिया। नदी के किनारे बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। सभी वैगनों ने ड्रेक्स को आकर्षित किया है, जिससे और भी राक्षस आकर्षित हुए हैं, और अन्य लोग लूट या मूल्यवान ड्रेक स्केल और शरीर के अंग पाने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्होंने समझाया। यह एक अच्छी बात थी। ड्रेक के शरीर के अंग वास्तव में कीमती संसाधन थे। इस क्षेत्र में कीमत में भारी गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर उनके पास कई शव हैं, तो वे उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद बेच सकते हैं जहां राक्षस पैदा हो रहे थे। विशाल शक्ति के छल्ले कुछ सबसे सस्ती जादुई वस्तुएं थीं जो आपको गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में मिल सकती थीं, क्योंकि स्पॉन और अब युद्धों के कारण। इसलिए यही बात इस क्षेत्र में ड्रेक स्केल पर कम से कम अगले कुछ महीनों तक लागू रहेगी, जब तक कि सामग्री बाजार में नहीं पहुंच जाती। यहाँ बहुत सारे खेत हैं। क्या हमें उन खेतों में जाना चाहिए जिन पर हमला हो रहा है ताकि हम उन्हें लूट सकें? हॉक ने पूछा। उसका मतलब वही था जो उन्होंने पिछले वाले के साथ किया था, लेकिन हॉक के लिए यह सिर्फ लूट का एक रूप था, क्योंकि उसके दिमाग में सिक्कों का कोई मूल्य नहीं था। आप उन्हें सिर्फ शिकार करके या उन चीजों से छुटकारा पाकर प्राप्त करते हैं जो आपको नहीं चाहिए। लड़ाइयाँ कितनी दूर है? काल ने पूछा। ज्यादा दूर नहीं। अगर हम सही रास्ते पर चलें तो आप उन्हें देख सकेंगे। हॉक ने और भी किसानों को लड़ते हुए पाया है। क्या किसी को बीच में आने में कोई आपत्ति है? सामग्री मूल्यवान है,
और हम उन्हें बाद में बेच सकते हैं। इसके अलावा इससे रात में चिंता करने के लिए कम राक्षस रह जाते हैं। काल ने दूसरों को सुझाव दिया। ओफेलिया ने आह भरी और गाड़ी के सामने की ओर देखने लगी। मुझे ये कहने में भले ही नफरत हो, लेकिन एक स्थानीय व्यापारी यही करता होगा। ये सभी खेत संभावित ग्राहक हैं। अगर हम नदी के किनारे सड़क तक नहीं जा रहे हैं, तो हम रास्ते में पड़ने वाले सभी ग्रामीण खेतों के साथ व्यापार कर सकते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमें ये कारण पता चले कि इस पूरे सवाना क्षेत्र में कोई शहर नहीं है। वो सहमत हो गई। टेसा ने सिर हिलाया। ये खानाबदोश जनजातियों की वजह से है। कोई भी यहाँ सड़क बनाने और गांव बसाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन यहाँ बेतरतीब खेत और खानाबदोश गांव होने चाहिए। और चूंकि खानाबदोश गांव उन जगहों पर चले जाते हैं जहां भोजन और पानी होता है, इसलिए वहां कोई स्थायी सड़कें नहीं है, केवल हाल ही में इस्तेमाल किए गए रास्ते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है। मैं हॉक के निर्देशों का पालन करते हुए खेतों तक जाऊंगा और फिर हम खानाबदोशों के साथ व्यापार करेंगे। मेरा सुझाव है कि हम खानाबदोशों के पास पहुंचने के बाद व्यापार के लिए कुछ बैग या बैरल खाद्य पदार्थ रखें। ऑक्स सिर्फ इतना ही व्यापार करेंगे, और मुझे नहीं पता कि दानव क्या चाहेंगे, काल ने सुझाव दिया। दाना ने काल को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। और तुम्हें क्या लगता है कि हम राक्षसों के साथ व्यापार कर सकते हैं? यह असंभव नहीं होना चाहिए। अब तक हमने जो भी देखा है, वे काफी बुद्धिमान और समझदार है। अगर यह सिर्फ दुष्ट होने की बात है, तो मुझे लगता है कि हम सभी ने कुछ ऐसे इंसानों को देखा है जो इस उपाधि के लिए योग्य होंगे। दाना झुंझलाहट में झल्ला उठी। काल संभवतः खदान मालिकों का जिक्र कर रहा था, लेकिन उसे याद आया कि जब वो बच्ची थी, तब उसके पिता ने 1 साल पहले एक जनरल स्टोर खोला था। वो अपने कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, जब तक कि पूरे शहर में ये बात फैल नहीं गई और लोगों ने उससे खरीदारी करना बंद कर दिया। आखिरी बूंद तब आई जब एक और दुकानदार अपने गुंडों के साथ आया, उसके पिता को बेहोश कर दिया और दुकान को लूट लिया। शराब पर दुकान का सारा मुनाफा खर्च हो जाने के कारण उसके पास फिर से स्टॉक करने या मरम्मत करने के लिए कुछ नहीं बचा था, और यहीं से स्वरोजगार के उसके प्रयास का अंत हो गया। अगर ये दानवों की तरह की बुराई होती, तो इसे संभाला जा सकता था, लेकिन उसे संदेह था कि यह एक अधिक आदिम प्रकार की अनैतिक बुराई थी, राय के एक आक्रामक क्रूर संस्करण की तरह। इससे निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है, और एक पूरी खानाबदोश जनजाति से निपटने के लिए उनमें से पर्याप्त संख्या में नहीं थे। अगर वे खानाबदोश क्षेत्रों से गुजरने वाले थे, तो उनसे पूरी तरह से बचने की कोशिश करना बेहतर होगा। टेसा और लोट्स लगभग एक ही बात सोच रहे थे। दानव अप्रत्याशित थे, जब तक कि आप उनके पहलू से संबंधित मामलों से निपट नहीं रहे थे। जुनूनी दानव वास्तव में सबसे अधिक पूर्वानुमानित थे, एक बार जब आप जानते थे कि वे किस चीज से ग्रस्त थे। क्रोध और प्लेग दानवों के बारे में पहले से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था, और गैर संरेखित दानवों के बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा मजाक करना पसंद था। काल ने थोर को अगले खेत से मिलने के लिए बदल दिया जिस पर सैंड यति द्वारा हमला किया जा रहा था। इस समूह के साथ ड्रेक नहीं था, जिससे स्थानीय लोगों के लिए इससे निपटना आसान हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिनोटोर किसानों के लिए 1 दर्जन से अधिक जीवों से निपटना आसान होगा, यह मानते हुए कि वे उसी आकार के समूह में दिखाई दिए जिससे उनकी टीम पहले लड़ रही थी। ये लोग कमजोर हैं, निचले स्तर के, हॉक ने देखा जब वे करीब पहुंचे। एक पूर्ण विकसित मिनोटोर आमतौर पर कमांडर होता था, इसलिए ये संभावना थी कि एक विवाहित जोड़ा भी समूह से निपट सकता था, हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगा। किसान अपनी स्थिति संभाले हुए थे, और काल ने 5 वयस्कों को युद्ध में देखा। सभी कमांडर थे। ये सैंड यति से अकेले निपटने के लिए पर्याप्त था, लेकिन जब वे करीब आए, तो उसने ओफेलिया, दाना और नागा योद्धाओं को लड़ने दिया, जबकि वो गाड़ी चलाने का नाटक कर रहा था। थोर को ऐसे निर्देशों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समझाने की अपेक्षा दिखावा करना अधिक आसान था। चारों अतिरिक्त सैनिक रेत यति योद्धाओं पर शीघ्रता से विजय प्राप्त करने में सक्षम थे, और काल ने देखा कि नागा योद्धा सुनामी के प्रयोग में बेहतर होते जा रहे थे। उन्होंने तलवार के नीचे की ओर प्रहार से इसे बनाना सीखा था, जिससे पानी का एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर चाप लक्ष्य की ओर दौड़ता था, जो चौड़े संस्करण की तुलना में अधिक केंद्रित और ऊर्जा कुशल प्रहार होता था। यति विशेष रूप से बुद्धिमान प्राणी नहीं थे, और वे बिना किसी समन्वय के किसानों पर बिना सोचे समझे हमला कर रहे थे, जो ड्रेक्स के नेतृत्व वाले समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे के स्तर से बहुत दूर था। ओफेलिया ने अपना रूप नहीं बदला, उसने केवल अपनी कुल्हाड़ियों से रेत यति पर हमला किया, जबकि दाना ने ऊपर से हमला किया, ताकि वो रक्षकों के ऊपर देख सके। दूसरों की तुलना में वो छोटी थी।
ओफेलिया जब क्रोधित होती थी तो काल की सहायता के बिना अपने आकार और शक्ति को बढ़ाने के लिए बर्सिक टेरर का उपयोग कर सकती थी। इससे वो मिनोटो और सैंड यति से बड़ी हो गई, जबकि नागा योद्धा उतने मोटे नहीं थे, लेकिन उनके शरीर की लंबाई उन्हें दूसरों के बराबर ऊंचाई पर लड़ने देती थी। उनकी युद्ध शैली अधिकांश की तुलना में बहुत अधिक त्रिआयामी थी। उन्हें नीचे से हमला करने के लिए आगे बढ़ने या ऊपर से हमला करने के लिए अपनी ऊपरी भुजाओं को ऊपर उठाने में कोई समस्या नहीं थी। किसी भी लक्ष्य को एक साथ 4 ब्लेडों से निपटने में परेशानी होगी, और जितना अधिक वे अभ्यास करते थे उतने ही अधिक कुशल होते जा रहे थे। उनके संयुक्त प्रयासों से जब तक काल फार्म हाउस पर पहुंचा तब तक सभी हमलावर मारे जा चुके थे। क्या तुम्हें किसी उपचार की जरूरत है? मेरे साथ ड्रैगन क्लैरिक्स हैं, उसने किसानों को आवाज दी। परिवार के बैल जैसे सिर वाले दादाजी ने झुंझलाहट के साथ कुछ कहा, फिर घर की ओर इशारा किया। यदि उन्हें हमारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है तो हम घायल तो हैं ही, उन्होंने सहमति जताई। लोट्स अपनी बारी लेने के लिए वैगन से नीचे कूद गई और कैरा ने काल के साथ मानसिक संबंध स्थापित किया। उसे कहो कि वो उनके सीन चमकाने की कोशिश करे। मैं जानना चाहता हूं कि जब वे चमकदार होते हैं तो कैसे दिखते हैं। बाद में आइए हम उन्हें ठीक करें और शांत होने दें, इससे पहले कि हम उन्हें लोट्स द्वारा तैयार किए जाने के लिए सहमत करने का प्रयास करें। नेचर क्लैरिक की मौजूदगी ने उन्हें सहज महसूस कराया। लोट्स संभवतः सबसे कम खतरनाक व्यक्ति थी जिससे काल कभी मिला था, और जब वह एक सक्रिय क्षेत्र उपचार मंत्र के साथ आई तो इसने सभी को गर्मजोशी से स्वागत करने वाला एहसास कराया। व्यापारी, तुम इतनी दूर पटरी पर क्या कर रहे हो? सबसे बुजुर्ग किसान ने पूछा। ये बकवास पूरे क्षेत्र में हो रहा है और हमें एक रिपोर्ट मिली है कि नदी के किनारे का मार्ग जो बर्विकहम में लड़ाई को बाईपास करता है और भी बदतर है। सैंड यति के साथ आमतौर पर कॉपर ड्रेक्स होते हैं जो उन्हें संगठनात्मक कौशल प्रदान करते हैं। उन अफसरों के बीच जो ड्रेक्स या व्यापारियों को मारने की तलाश में हैं, जिनके पास मूल्यवान सामान हो सकता है, ये रास्ता सुरक्षित है। यह कोई खास व्यापारिक मार्ग नहीं है, लेकिन मैं पूर्व की ओर बढ़ते हुए इसे आजमाने की कोशिश करूंगा, काल ने समझाया। ठीक है, अगर आप दूरदराज के खेतों के साथ व्यापार कर सकते हैं तो आप ठीक कर सकते हैं। आपके पास व्यापार की क्या चीजें हैं? हमारे पास कुछ मिनोटोर औजार है जो किसानों के लिए हथियार का भी काम करते हैं, काल ने कहा। मिनोटोर ने सिर हिलाया। क्या आप और अधिक बेचना चाहते हैं? हमारे पास यहाँ बहुत सारा स्टील है, लेकिन सवाना में ये दुर्लभ है। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ अतिरिक्त सामान के लिए जगह है। आपके पास बिक्री के लिए क्या है? हमें दरांती, भाला या गुणवत्ता वाले फावड़ों के लिए बहुत से अनुरोध प्राप्त होते हैं। यहाँ उगाई जाने वाली अधिकांश फसलें अनाज और घास की फसलें हैं, लेकिन हम जड़ वाली सब्जियां भी उगाते हैं। गेहूं और घास काटने के लिए दरांती बहुत जरूरी है, इसलिए हम साल के ज्यादातर समय दरांती का इस्तेमाल करते हैं। फावड़े आमतौर पर अच्छे हथियार होते हैं, इसलिए हम मोटे चमड़े और चमड़े के कवच से निपटने के लिए दांतेदार किनारों वाले फावड़े बनाते हैं। ये दोहरे उद्देश्य वाला औजार बनाने का एक अभिनव तरीका लग रहा था, भले ही आपको नियमित रूप से उपयोग के साथ इसके किनारों को तेज करना पड़े। लेकिन काल को संदेह था कि जब आप फावड़े को कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे तो तीक्ष्णता गौण थी। मिनोटोर शक्तिशाली थे तथा फावड़े का सिर काफी वजनदार होता था, इसलिए आपातकालीन स्थिति में यह एक स्वीकार्य कुल्हाड़ी हो सकती थी। काल टेसा की ओर मुड़ा, जिसने उसे वैगन से अंगूठा दिखाया। उनके पास दोनों में से बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए वे यहां और खरीद सकते थे। मिनोटॉस के पास एक क्राफ्टिंग विधि भी थी जो उनके हथियारों से कॉमन ग्रेड जादुई वस्तुएं बनाती थी, और वो उसका अध्ययन करना चाहती थी। अगर यह कुछ ऐसा था जो चच कर सकता था, तो रेड ड्रैगन पादरी इसका अच्छा उपयोग कर सकते थे जब भर्ती के लिए कम समय में कोई भर्ती होती थी। भर्ती किए गए लोगों को भाले के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल करना सिखाना मुश्किल था, और यहां तक कि उनके भाले चलाने के कौशल पर भी सवाल उठाए जाते थे। हालांकि उन्हें फावड़े के आकार की कुल्हाड़ी देना अधिक परिचित होना चाहिए। निश्चित रूप से अतीत में इसका प्रयास किया गया था, और उसने पहले भी युद्ध में एक से अधिक फावड़ियों का प्रयोग होते देखा था, लेकिन यदि उनके पास पहले से ही बेहतर गुणवत्ता वाले उपकरण होते तो यह अधिक आम हो जाता। किसान ने छोटी लड़कियों में से एक को अपना सामान लेने के लिए भेजा, और वो 1 मिनट बाद ही सामान से भरा एक थैला लेकर दौड़ती हुई वापस आ गई। हमने यही सामान जमा कर रखा है। इस साल हमारे पास उपकरण बनाने के लिए बहुत अधिक समय नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त होना चाहिए। काल ने जल्दी से हिसाब लगाया और पैसे तय कर दिए। उसने जो देखा था उसके अनुसार मिनोटो बहुत ज्यादा मोल तोल करने वाले नहीं थे। उनकी मानसिकता ज्यादा सांप्रदायिक थी और वे हर किसी के लिए सबसे अच्छी कीमत की तलाश करते थे।
इसलिए उन्हें शुरू में ही उचित कीमत देने से वास्तव में समय की बचत हुई और आपको कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ा। किसान ने सिर हिलाकर वही गणित किया जो काल ने किया था। छोटी लड़की ने अपनी उंगलियों पर सिक्के गिने और बड़े मिनोटोर की ओर देखा। क्या यह उचित मूल्य है, दादाजी? उसने पूछा। ये बाजार मूल्य का 2/3 है। यह एक व्यापारी की ओर से एक अच्छी कीमत है जिसे उन्हें ले जाना है और एक खरीदार ढूंढना है। यह इस वसंत में हमारे द्वारा ऑर्डर की गई सभी आपूर्ति को कवर करने के लिए पर्याप्त होगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। छोटी लड़की मुस्कुराई और सिक्कों को सावधानीपूर्वक एक थैले में डाला तथा थैले को गर्व से अपने सामने रखते हुए अंदर भाग गई। प्यारे बच्चे, यहाँ मेरे पास कुछ अतिरिक्त उपचार औषधियाँ हैं, बस अगर आपको और अधिक राक्षस परेशानी होती है। रेमी ने काल को अपने स्थान से औषधियाँ दी। वो इन्हें बनाने में व्यस्त थी और वो उनमें बेहतर होती जा रही थी। कौशल का सीधे उपयोग करने की तुलना में वे अभी भी कुछ प्रभावशीलता खो चुके थे, लेकिन उसने अपने दलदल से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां उनमें मिला दी थी और यह पूरी शक्ति के करीब पहुंच रहा था। बूढ़ा मिनोटोर मुस्कुराया और उसने औषधियों को सावधानीपूर्वक पुआल से ढकी लकड़ी की पेटी में रखा। यदि आप निश्चित हैं तो मैं आपकी उदारता को अस्वीकार नहीं करूंगा। आपातकालीन उपचार की आपूर्ति खरीदना कठिन है, लेकिन बहुत से व्यापारियों के पास पादरी नहीं होते हैं। लोट्स फार्म हाउस के अंदर से खिलखिलाकर हंसने लगा और काल मुस्कुराया। वास्तव में वे मौलवियों द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वे मेरी एक नागा रानी मित्र द्वारा बनाए गए हैं। वे शमन उपचार जादू हैं। मिनोटो की मुस्कान और भी बढ़ गई। ओह, ये तो चौंका देने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी नागा शमन देखा है। शमन रानी तो और भी कम। यहाँ तक कि वे महान योद्धा भी अपने दक्षिणी दलदलों के बाहर दुर्लभ हैं। लेकिन अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हैं तो खानाबदोश जनजातियों में छिपकली वाले लोग होंगे। वे स्थायी निवासियों के सबसे करीब हैं जिन्हें आप मिनोटो खेतों के पूर्व में पाएंगे। वे घमंडी कमीने हैं। छिपकलियों और मिनोटो के साथ आपकी इतनी अच्छी बनती नहीं है, लेकिन ड्रैगन क्लैरिक्स और नागा के साथ आपके लिए उनसे बात करना आसान हो जाएगा। रेमी को यकीन नहीं था कि मिनोटो क्यों छिपकली के लोगों को नागा के बराबर मानते रहे। वे पूरी तरह से अलग प्रजातियां थीं। छिपकली के लोग मगरमच्छ की तरह जलीय भी नहीं थे। उनमें सिर्फ तराजू ही समान था। काल ने और सवाल पूछने से पहले बूढ़े आदमी के दूसरी प्रजातियों के प्रति रवैये पर ध्यान दिया। क्या खानाबदोश ओर्क्स या दानवों के साथ हाल ही में कोई परेशानी हुई है? किसान ने अपना सिर हिलाया। राक्षस सभी पश्चिम की ओर चले गए। उनका इरादा एक शहर पर अपना कब्जा करने का था। मैंने महीनों से उनका कोई निशान नहीं देखा है। ऑक यहाँ से सिर्फ 1 या 2 हफ्ते पहले गुजरे थे, लेकिन वे अच्छे मूड में थे। हमारे बीच थोड़ी लड़ाई हुई और फिर उन्होंने हमें खाने के बदले में कुछ स्टील दिया। काल ने हंसते हुए कहा, हाँ, लगता है कि वे ऐसा ही कर रहे हैं। जब तक वे युद्ध के रास्ते पर नहीं है, तब तक हम ठीक रहेंगे। काल ने देखा कि लोट्स ने छोटे मिनोटोस को घर के अंदर चावल और बीन्स का एक छोटा बैग, साथ ही बीजों का एक बैग दिया, जिसे वो तुरंत पहचान नहीं पाया। फिर वो अपनी खास खुश मुस्कान के साथ वापस बाहर आए। हम सबका उपचार पूरा हो चुका है। क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? उसने पूछा। हाँ, हमारा काम पूरा हो गया है। जैसे ही सभी लोग गाड़ी में वापस आ जाएंगे, हम निकल सकते हैं। लोट्स ने अपनी बाहें फैला दी और काल ने हंसते हुए उसे वापस गाड़ी में डालने के लिए उसके कूल्हों को पकड़ लिया। ओफेलिया ने अपनी आंखें घुमाई और सीढ़ी से वैगन में चढ़ गई, लेकिन डाना ने लोट्स की नकल करते हुए अपनी बाहें फैला दी। काल ने उसे एक हाथ से राजकुमारी की तरह उठाने के लिए पैरों के पीछे से पकड़ लिया और अपनी सीट पर कूद गया। किसान उसके चौंकने वाले भाव को देखकर हंस पड़ा और काल ने अपना हाथ हिलाकर थोर को आगे बढ़ाया। दाना ने उसके सिर पर थपथपाया और उसकी पकड़ से छूटकर बेंच पर उसके पास बैठ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। पूर्व दिशा में कुछ और खेत थे, लेकिन हॉक को कोई और परेशानी नजर नहीं आई। वास्तव में जब वे यात्रा कर रहे थे तो सुबह का बाकी समय शांत था। क्या आपको लगता है कि हम स्पॉन क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गए हैं? जब हम मिशन पर जाते थे तो हम इस गति से कम 2 बार 1 घंटे में एक समूह तक पहुंच जाते थे, लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं है। ओफेलिया ने देखा जब वे खुले घास के मैदान में यात्रा कर रहे थे। ये संभव है। हमारे पास ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि स्पॉन का किनारा क्या था, इसलिए यह संभव है कि यह शहर के करीब केंद्रित था और इससे अब तक हम इसकी सीमा से बाहर हो गए होंगे। हमारे पास केवल हॉक की रिपोर्ट है और वो हमें पूर्व की ओर जाने का सबसे अच्छा मार्ग खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन अगर हमें लड़ाइयों के बीच में ब्रेक मिले तो मैं शिकायत नहीं करूंगा। एक ही समय में ड्रेक्स और खानाबदोश जनजाति से निपटना भ्रामक होगा, जब तक कि वो ओर्क्स ना हो।
बाकी सभी लोग काल की ओर देखते रहे और उस विचार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगे। ओर्क्स को अच्छी लड़ाई पसंद है। अगर हम एक ही समय में उनसे और सैंड यति के एक समूह से भिड़ गए तो हम एक चैंपियन को लड़ने के लिए भेज सकते हैं और वे इसे गर्व के प्रदर्शन के रूप में स्वीकार करेंगे। तुम क्या हो? ऑक विस्पर। टेसा हंसी। बस इंतजार करो। यहाँ खानाबदोश ओर्क जनजातियां हैं और हम उन्हें अंततः देखेंगे। जब मुझे बिशप मिस्टी द्वारा अतीत में भेजा गया तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सीखा। वे पहले ज्यादा सभ्य हुआ करते थे, लेकिन उनके व्यवहार के नियम पालन करने में आसान थे, जो वर्षों से चले आ रहे हैं। टेसा ने उसे संदेह भरी नजर से देखा, लेकिन थोर सहमति में सिर हिला रहा था। ओर्क्स अच्छे लोग थे, उन्हें भी सामान तोड़ना उतना ही पसंद था जितना कि उसे। काल ने आह भरी जब उसे एहसास हुआ कि हर कोई उसके निर्णय से अधिक थोर के निर्णय पर भरोसा करता है। हॉक की टोही से बाकी दिन कुछ खास पता नहीं चला। वे ड्रेक्स के लिए स्पॉन क्षेत्र छोड़ चुके थे और यहां तक कि खेतों का भी लगभग काम खत्म हो चुका था। अरे, क्या आपको लगता है कि आबादी आपस में जुड़ी हुई है? जैसे ही खेत खत्म हुए, स्पॉन भी खत्म हो गए। सुबह के समय दोपहर के भोजन की तुलना में बड़े और मजबूत समूह थे, और अब कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि स्पॉन स्थानीय आबादी से जुड़ा हुआ है। टेसा ने शाम के लिए शिविर लगाने की तैयारी करते हुए कहा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था, और वे आमतौर पर अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। या शायद वे क्षेत्र अब ग्रामीण हो गए हैं क्योंकि वहां अंडे देने की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये ट्रैक करता है। हॉक भी इससे सहमत है। मजबूत समूह उन क्षेत्रों में थे जहां फार्म हाउस एकत्रित थे। यदि हम आपके द्वारा पहले कही गई बात को जोड़ दें कि वे अन्य विसंगतियों के पास दिखाई देते हैं, तो ये भी संभवतः छोटे स्पॉन ही रहे होंगे। हम कालकोटरी से कुछ ही दिन दूर हैं, इसलिए यदि दूरी का ताकत से कोई संबंध है तो ये सबसे कमजोर चीज होनी चाहिए, काल ने कहा। टेसा ने नक्शा निकाला और अपने सामने के क्षेत्र को देखा, जो मूलतः नक्शे पर एक बड़ा खाली स्थान था। इसके अनुसार हमें सड़क पर वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा और बीस्टकिन राष्ट्र की सीमा तक पहुंचने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। जब हमने कार्यक्रम निर्धारित किया तो हमने बहुत अधिक अनुमान लगाया कि आप बिना गाड़ी को तोड़े कितनी तेजी से यात्रा कर सकते हैं। ये हम जैसे साधारण मनुष्यों के पैदल चलने से तो अधिक तेज है, लेकिन थोर की सवारी करने और आप लोगों के जॉगिंग करने की तुलना में हम अपनी दैनिक यात्रा दूरी के 1/4 से भी कम, शायद 8वें भाग से भी कम दूरी तय करते हैं। टेसा ने आह भरी। ओफेलिया ने सिर हिलाया। ये सच है, लेकिन यह ऐसा ही है, और हमारे पास वापस आने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। दाना ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराई क्योंकि उसे एहसास हुआ। आप जानते हैं, यह अकादमी में शुरू होने के बाद से हमारी छुट्टी के सबसे करीब है। हम अपनी गति से यात्रा कर सकते हैं और हमें इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है। हमें अंततः कुछ ऐसा करना होगा जिससे रेड ड्रैगन प्रसन्न हो जाए, लेकिन हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ओफेलिया मुस्कुराई। देवताओं के पास ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि हमें सही विकल्प चुनने का अवसर मिले। यह शायद एक लाल झंडा है, लेकिन हो सकता है कि यह फिर से प्यारे अनाथ हो जाए। लोट्स हंसा। अनाथों के मामले में हमारी किस्मत अच्छी है। ऐसा लगता है कि छोटे जीव हमारी ओर आकर्षित होते हैं। टेसा ने ओफेलिया को देखकर मुस्कुराया और लोट्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली। मेरा यह मतलब नहीं था, और तुम ये जानते हो। वो जितना चाहती विरोध कर सकती थी, लेकिन वो छोटी मोटी चीजों में से एक थी। क्या रास्ते में कोई प्रमुख स्थल है? काल ने टेसा के हाथ में रखे नक्शे की ओर इशारा करते हुए पूछा। कुछ नहीं, हम सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं और नदी के उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने के बाद उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचेंगे, जहां सड़क पर चलने वाले लोग पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम सच्चे पूर्व से थोड़ा दक्षिण की ओर जाते हैं तो हम काफी समय तक सड़क पर चलते रहेंगे। अगर रास्ते में और भी दुर्घटनाएं होती हैं तो ये सुरक्षित हो सकता है, लेकिन ड्रैगन के अनुसार सड़क मार्ग सुरक्षित मार्ग है। जब हम पुनः सड़क पर पहुंचेंगे तब हमें निर्णय लेना होगा कि हम दक्षिण पूर्व की ओर चलें या बीस्टकिन नेशन के करीब पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर तक क्रॉस कंट्री जाएं। काल ने नक्शे पर बड़ी बड़ी जगहों को देखकर भौहें सिकोड़ी, जिनमें कोई भी आबादी केंद्र नहीं था। ये समझ में नहीं आता कि वहां कोई भी नहीं रहता, लेकिन अगर वहां कोई स्थापित सड़कें नहीं होती तो दिव्य जानवर राष्ट्र ने शायद इसे भरने की जहमत नहीं उठाई होती। आसपास किसी राक्षस के न होने के कारण राय की रात्रि निगरानी निराशाजनक रूप से घटनाहीन थी। लेकिन ये घटनाहीनता काल के लिए अच्छी थी, क्योंकि इससे उसे अपने कौशलों का अध्ययन करने और उन्हें संयोजित करने के तरीकों पर विचार करने का समय मिला, जिससे एक पूरी तरह से नई क्षमता बन सकती थी।
ट्रोलिश रीजनरेशन और लिमिटेड इनवल्नरेबिलिटी ने मिलकर वॉइड बॉडी बनाया था। इस कौशल में मूल रूप से दोनों की खूबियों को मिलाया गया था, थोड़ी ज्यादा ताकत के साथ, जबकि उन्हें निष्क्रिय कौशल के रूप में रखा गया था। ये वास्तव में वह नहीं था जिसकी काल को उम्मीद थी। यह एक अविश्वसनीय कौशल था, लेकिन उसे उन्हें एक ऐसी क्षमता में संयोजित करने में सक्षम होना चाहिए जो दोनों कौशलों को सक्रिय रखने से बेहतर हो, जो वो वैसे भी कर रहा था। हालांकि कोई भी अन्य कौशल इतना संगत नहीं लग रहा था। काल ने अपने विकल्पों पर विचार किया, और जबकि ऐसा लग रहा था कि वह अपने कुछ आक्रमण कौशलों को संयोजित करने में सक्षम हो सकता है, उसकी कल्पना उसे विफल कर रही थी कि उन्हें कौशल और कौशल के संयोजन से बेहतर बनाने के लिए उन्हें कैसे संयोजित किया जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि एक ऐसा कौशल जिसे प्राप्त करना इतना मुश्किल था, उसे इस हद तक सीमित किया जा सके। यह आक्रामक या रक्षात्मक कौशल वृक्षों पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसमें और भी कुछ होना चाहिए था। शायद इसका उद्देश्य असंगत कौशलों को एक साथ मिलाकर कुछ नया और अभिनव कार्य करने का प्रयास करना था। शायद आपको बस ये सोचने की जरूरत है कि हम में से हर कोई एक साथ काम करके कुछ कैसे बना सकता है। आप कौशल की कल्पना कर सकते हैं, इसलिए बस कल्पना करें कि हम सभी एक साथ एक मंत्र पर काम कर रहे हैं, रेमी ने सुझाव दिया। वो वास्तव में सबसे अधिक प्रतिभावान और नए कौशल बनाने में सफल थी। उसने अब तक 2 अलग अलग प्रकार के टोटेम बनाए थे, और उसने किसी और की तुलना में कई तरह के कौशल सीखे थे। बस सांप के जादू को कम बुरा बनाओ और वहां से चले जाओ, हॉक ने सुझाव दिया। काल पक्षी की अपने तत्व के प्रति निष्ठा पर हंसा तथा रेमी की उन्नति से प्राप्त एक साझा कौशल पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे उसने अभी तक नहीं आजमाया था। चक्रवात ने पानी का एक भंवर बनाया, जो उस रक्षात्मक चक्रवात के समान था जिसका उपयोग नागा शमन बॉस ने किया था। हॉक चाहता था कि यह कम बुरा हो, इसलिए काल ने तत्व को अग्नि में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। हॉक के लिए एक ज्वलंत बवंडर अधिक स्वीकार्य था, भले ही यह मूल चक्रवात से बेहतर ना हो। सूप, कैरा ने चिल्लाकर कहा, जिससे सभी चौंक गए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? काल ने पूछा। अभी दोपहर के खाने का समय भी नहीं हुआ था, और हॉक जो ड्रेक लेग भून रहा था, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ था। आप जानते हैं, सूप, जब तक यह अच्छा ना हो जाए, तब तक बर्तन में सामान डालते रहें। आपके पास एक ज्वलंत चक्रवात है, लेकिन अगर आपने राय से पृथ्वी अवरोध और नुलिफाई का एक छींटा जोड़ा। शून्य बेजर काल को विचार पूरा करने देने के लिए चुप हो गया। काल ने इसके बारे में सोचा, और यह अच्छा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि अगर उन्होंने अतिरिक्त कंपन क्षति पहुंचाने के लिए शारीरिक हित का कारण बनने के लिए शैटर को जोड़ा, फिर फ्लेमिंग साइक्लोन में अर्थ शील्ड को घुमाया और बचाव को तोड़ने में मदद करने के लिए नुलिफाई का एक स्पर्श किया, तो वे कुछ कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से यह एक बढ़िया अवधारणा थी, सिवाय इस तथ्य के कि काल नलिफाई का उपयोग नहीं कर सकता था। व्यवहार में चक्रवात में अर्थ शील्ड जोड़ने का प्रयास कष्टदायक था, और वो छोटे छोटे पत्थर जोड़ने के लिए राय के बोल्डर टॉस का उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि अगर उन्होंने श्रेड जोड़ा, तो घूमता हुआ भंवर सकारात्मक रूप से घृणित हो गया। व्यवहार में चक्रवात में अर्थ शील्ड जोड़ने का प्रयास कष्टदायक था, और वो छोटे छोटे पत्थर जोड़ने के लिए राय के बोल्डर टॉस का उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि अगर उन्होंने श्रेड जोड़ा, तो घूमता हुआ भंवर सकारात्मक रूप से घृणित हो गया। लेकिन अभी भी इसे थोड़ा और चाहिए था, और बोन क्रशर ने इस स्थिति में नुलिफाई की जगह लेने का अच्छा काम किया, क्योंकि इसने कवच को दरकिनार कर दिया। इससे उनकी सुरक्षा तो नहीं टूटेगी, लेकिन कुछ हद तक नुकसान उनसे बच जाना एक अच्छी शुरुआत होगी। काल ने दोपहर का अधिकांश समय इस काम को करने में बिताया। वो इसे अपने मन में बना सकता था, लेकिन यह अस्थिर था और इसमें कुछ कमी थी। चेन लाइटनिंग, यही वो चीज थी जिसकी इसमें कमी थी। बिजली इसके चारों ओर चक्कर लगाती, अपने साथ श्रेड और बोन क्रशर को ले जाती, जबकि मंत्र की दोहराव वाली प्रकृति जादू के तत्वों की गड़बड़ी को स्थिर करने में मदद करती। उनके दिमाग में यह एक बढ़िया मंत्र था। इससे प्रत्येक घटक का केवल एक अंश ही प्राप्त होता था, लेकिन राय और कैरा नए अंतिम कौशल से बाहर रह जाने से नाखुश थे। हालांकि इस मंत्र से विघटन का कोई मतलब नहीं था, पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था। हमें इसे हॉक और रेमी कॉम्बो बनाना पड़ सकता है। मैंने इस सूप में पहले ही बहुत ज्यादा चीजें डाल दी हैं, और मुझे नहीं लगता कि यह स्थिर भी हो पाएगा। अगर मैं इससे ज्यादा डालूंगा तो मैं चीजों को और भी गड़बड़ कर दूंगा। काल ने आह भरी जब वे शाम को रुकने के लिए तैयार हुए। कम से कम एक बार कोशिश करके तो देखो कि क्या तुम कम दुष्ट चक्रवात बना सकते हो, हॉक ने विनती की। तुम सारा दिन अपने ही विचारों में खोए रहे, क्या तुम्हें कुछ नया पता चला?
दाना ने उसके कंधे पर झुकते हुए पूछा। वो पूरे दिन वहीं रही थी और काल इतना व्यस्त था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। मैं ऑथोस से प्राप्त स्किल मर्जक क्षमता का उपयोग करके कुछ साझा कौशल को उच्च ग्रेड कौशल में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितना लगता है उससे कहीं अधिक कठिन है, और कौशल मुझे ये संकेत नहीं देना चाहता कि क्या काम कर सकता है। काल ने आह भरी। आप कितनी दूर है? दाना ने उत्तर दिया। खैर, मुझे लगता है कि मेरे पास एक उन्नत साइक्लोन है, लेकिन पानी के बजाय अग्नि तत्व है। सिद्धांत रूप में ये बहुत अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह बिल्कुल भी काम करेगा या नहीं। लोट्स ने अपना सिर उसके दूसरे कंधे पर टिका दिया। क्या हम कोई शो देखने जा रहे हैं? मैं देखना चाहता हूं कि तुम एक बना बनाया हुनर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। ये बहुत बढ़िया है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर तुम काफी अलग अलग चीजें सीख लेते हो तो तुम हमलों का एक नया सेट बना सकते हो? मुझे लगता है कि यह सच हो सकता है। अगर मेरे पास स्किल मास्टर क्षमता का अगला चरण होता तो जानवर स्वाभाविक रूप से अपने हुनर को नए हुनर में विकसित कर पाते जो आधार से संबंधित होते, जैसे कि श्रेड एक विकसित रैंड है, काल ने समझाया। एकल उपयोग संस्करण के माध्यम से ही उन्होंने अनंत बिजली प्राप्त की थी और यह एक कौशल ही थोर को रक्षात्मक समर्थन के रूप में सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त था। अच्छा, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। बस इसे वहीं डाल दो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम नहीं फंसना चाहते, लोट्स ने जोर दिया, जबकि थोर ने गाड़ी को एक बड़े पत्थर के पास रोक दिया, जो आज रात उनके लिए हवा रोकने वाला उपकरण होगा। काल ने जमीन पर पहुंचते ही ठहाका लगाया। ठीक है, इसके लिए थोड़ी अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं थोड़ी दूर चला जाऊंगा। काल ने सुरक्षित रहने के लिए वैगन से 50 मीटर की दूरी तय की। ये किसी भी आकस्मिक मिसफायर की सीमा से परे होना चाहिए, खासकर तब जब वो इसे वैगन से दूर फेंक रहा था। काल ने नए साइक्लोन पर ध्यान केंद्रित किया, फिर उन सभी मंत्रों को सक्रिय किया जिन्हें इसे काम करने के लिए संयोजित करने की आवश्यकता होगी। यह एक बहुत बड़ा ऊर्जा उपयोग था, लेकिन मंत्र ने वैसा ही असर दिखाना शुरू कर दिया जैसा उसने कल्पना की थी। चक्रवात आग था। ये श्रेड और चेन लाइटनिंग से सक्रिय था, लेकिन जब उसने बोन क्रशर जोड़ने की कोशिश की तो यह अस्थिर आग के एक झोंके में गायब हो गया। ठीक है, ये पूछना शायद बहुत ज्यादा हो गया। मुझे इसे फिर से आजमाने दो। काल ने 4 मीटर लंबे साइक्लोन को फिर से बनाना शुरू किया, जिसमें मूल मंत्र पर अधिक ध्यान दिया गया ताकि उसका स्वरूप बना रहे, और फिर फाड़ने वाले नुकसान के लिए श्रेड को सक्रिय किया, और फिर चेन लाइटनिंग को। ये काफी स्थिर था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ था, इसलिए काल ने संतुलन को ठीक करना शुरू कर दिया। यदि वो थकने से पहले इसे सही कर सके तो यह एक बड़ी जीत होगी। मंत्र का असर कम होने लगा, लेकिन मन की लागत अभी भी एक साथ 4 मंत्रों के बराबर थी। ये वास्तव में कोई सुधार नहीं था, लेकिन कम से कम प्रभाव सही लग रहा था। तभी अचानक भंवर से बिजली चमकी और मुख्य चक्रवात से 10 मीटर दूर एक अर्थ माउस पर जा गिरी। प्रभाव स्थल पर मंत्र का एक छोटा संस्करण निर्मित हुआ, जो काल के इनपुट या नियंत्रण के बिना अपने आप ही भटक गया। तभी एक और चेन लाइटनिंग चाप ने एक छिपे हुए प्राणी को मारा और एक दूसरा 2 मीटर लंबा भंवर बना, जो घास के माध्यम से घूम रहा था। काल लगभग गिर पड़ा, क्योंकि उससे ऊर्जा का एक स्पंदन खींच लिया गया और 1 दर्जन से अधिक छोटे भंवर बन गए, जो 1 मीटर ऊंचे थे और द्वितीयक भंवरों से फैल रहे थे। भाई हॉक, ये शानदार है। कैरा ने सांस ली, मुश्किल से इतनी ऊंची कि काल अपने विचारों में सुन सके। हॉक ने अपनी आंख से आंसू पोंछे। ये सुंदर है। नया साझा कौशल सीखा, हेलस्टॉर्म, रेमी द्वारा प्रयोग योग्य। उपयोग योग्य हॉक। उस नए कौशल में केवल एक समस्या थी, उन्होंने घास में आग लगा दी थी। रेमी, क्या तुम इसे हमारे लिए भी जारी करोगे? तुम्हें और हॉक को तुम्हारे नए मंत्र के लिए बधाई। तूफान ने घास की आग को तुरंत बुझा दिया, और काल ने राहत की सांस ली कि कौशल निर्माण प्रक्रिया वास्तव में काम कर गई थी। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। ये क्यों विभाजित हो रहा था? क्या इसे ऐसा करना चाहिए था? दाना ने पूछा। पृथ्वी चूहे थे। मंत्र ने इसे स्थिर करने के लिए चेन लाइटनिंग का उपयोग किया, लेकिन इससे ये पास के लक्ष्यों की ओर बढ़ गया। मुझे लगता है कि यह कुल मिलाकर एक सफलता है। सिस्टम ने इसे एपिक ग्रेड कौशल या कुछ और नहीं कहा, लेकिन अगर ऊर्जा लागत उचित है तो यह मेरे पास सबसे शक्तिशाली क्षेत्र हमला मंत्रों में से एक होना चाहिए, काल ने समझाया। खैर, ये हॉक को खुश कर देगा। वैसे भी, रुको, वो इसका उपयोग कर सकता है ना? काल ने दाना के चेहरे पर घबराहट देखकर मुस्कुराया। हाँ, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। रेमी भी कर सकता है। ओफेलिया हंसने लगी और सभी लोग ये देखने के लिए मुड़े कि यह क्या मनोरंजक बात है। मैं अब इसे देख सकता हूँ। युद्ध के मैदान में हर जगह बवंडर मचा दो,
और जब भी वे किसी चीज के बहुत करीब पहुंचे तो बेतरतीब ढंग से दोहराते रहें। ये पूरी तरह से अराजकता होगी, कहीं भी सुरक्षित नहीं होगा, और हम सहयोगियों के साथ काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी आग के चक्रवात का सामना करना पड़ सकता है। ये सबसे महान और सबसे भयानक मंत्र है जो मैंने कभी देखा है। ये घास को भी नहीं छोड़ता। जब आप एक सामान्य अग्नि जादू मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये तब तक जमीन को निशाना नहीं बनाता जब तक कि यह वास्तव में लक्ष्य पर आग न लगा दे, लेकिन वे चीजें जब भटकती हैं तो एक जला हुआ रास्ता छोड़ती हैं। उसने हंसी के बीच समझाया। मुझे निशाना साधने में थोड़ा अभ्यास करने की आवश्यकता होगी, काल ने स्वीकार किया। लेकिन क्या आप अतिरिक्त लोगों पर भी नियंत्रण रखते हैं? आपने जो पहला बनाया था वह एक स्थान पर बैठा था, लेकिन बाकी नहीं। यह मामूली तकनीकी कठिनाई है, लेकिन यह एक प्रभावी समूह युद्ध मंत्र है। इसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त लक्ष्य नहीं है तो मैं दुश्मन के ऊपर भंवर बना सकता हूं और उन्हें बाहर निकलने के लिए लड़ सकता हूं। टेसा ने अपना सिर हिलाया और वैगन और उनके बगल में बड़े पत्थर के बीच एक रेशमी चादर लटकाना शुरू कर दिया ताकि वह नीचे एक अग्निकुंड स्थापित कर सके। ऐसा नहीं लग रहा था कि आज रात स्वाभाविक रूप से बारिश होने वाली थी, लेकिन टार्प प्रकाश को अंदर रखेगा अगर कोई देख रहा हो। लोट्स ने क्षेत्र को गर्म करने के लिए जलाओ लकड़ी उगाई, जबकि ओफेलिया और डाना ने शाम के लिए झूला जाल बिछाया। क्या किसी और ने भी गौर किया है कि यहाँ की हवा में अजीब सी बदबू आ रही है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ सड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यह कहाँ से आ रहा है। लोट्स ने कैंप फायर जलाते हुए पूछा। काल ने हवा को सूंघा और हाँ, सड़ी हुई वनस्पति की कुछ गंध थी, लेकिन ये किसी भी जंगली क्षेत्र के लिए सामान्य थी, सामान्य से कुछ अलग नहीं। क्या आपको लगता है कि यह आखिरी राक्षस स्पॉन से पहले की अजीब भावना जैसा कुछ हो सकता है? काल ने पूछा। टेसा ने भौहें सिकोड़ी। हो सकता है। पिछली बार तुम ही थे जिसने अजीबोगरीब महसूस किया था, या कम से कम तुम ही थे जिसने इसे सबसे शक्तिशाली रूप से महसूस किया था। आज रात लोट्स है, शायद हमें जल्दी सो जाना चाहिए और हमले की स्थिति में आधी रात को जागने की तैयारी करनी चाहिए। यह शायद एक अच्छा विचार है। अगर आधी रात को कुछ नहीं दिखाई देता है तो ये भोर में हो सकता है, या यह अगली रात हो सकती है। ओकहैम्पिन के आसपास का इलाका राक्षस के पैदा होने से पहले कई दिनों तक गलत लगता था, काल ने समझाया। उस रात सभी लोग कवच पहनकर सोए, जिससे काल को बहुत निराशा हुई। चेन मेल के धेलेदार सूट के साथ झूला साझा करने का क्या मतलब था? भले ही यह रे द्वारा डाना के लिए बनाए गए आउटफिट के नरम रेशम से ढका हुआ था, कवच के साथ लिपटना अभी भी मजेदार नहीं था। रे ने आधी रात से ठीक पहले काल को मानसिक रूप से झकझोरा, ताकि अगर कुछ भी हो रहा हो तो वो सबसे पहले जाग जाए। काल ने बाकी लोगों को जगाया और वे वैगन में लेट गए, रे से समाचार की प्रतीक्षा करते हुए, जो सबसे दूर से दुश्मन को देख सकता था। काल ने दूर से गर्मी के संकेतों पर नजर रखते हुए इंतजार किया। उन्होंने आधे घंटे तक देखा और काल आराम करने ही वाला था कि तभी दूर से आ रही हलचल ने उसका ध्यान खींचा। हालांकि इससे गर्मी का संकेत नहीं मिला, यह जमीन और पेड़ों के तापमान के बराबर ही था, लेकिन यह हिल रहा था और थोड़ी ऊंचाई से और भी हिलती हुई वस्तुएं दिखाई दे रही थीं। हमें दूरी पर हलचल तो दिख रही है, लेकिन वे ठंडे खून वाले लगते हैं। वे गर्मी का संकेत नहीं दे रहे हैं। मैं उन्हें सिर्फ इकोलोकेशन से देख रहा हूं। चलते समय वे जो शोर मचाते हैं उससे उन्हें पहचानना काफी आसान हो जाता है। तो यह कोई सरीसृप प्रजाति है या संभवतः कुछ अप्रत्याशित? टेसा फुसफुसाई। सरीसृप सबसे अच्छा विकल्प होगा। कम से कम काल को तो पता था कि उनसे कैसे निपटना है, लेकिन ज्यादातर सरीसृप जो उनके सामने आए थे, कम से कम राक्षस प्रजातियां गर्म खून वाले थे। यहां तक कि नाग, जो सांप जैसे दिखते थे, गर्म रक्त वाले थे। दूरी में हलचल के साथ सभी लोग हमले की तैयारी के लिए बिस्तर से उठ गए। यहां तक कि हॉक से विरासत में मिली कम रोशनी की दृष्टि भी उस दूरी पर काम नहीं आई। वे लंबी घास में सिर्फ अस्पष्ट आकृतियां थीं, क्योंकि हॉक की रात की दृष्टि रंग दृष्टि नहीं थी, लेकिन वे द्विपाद थे और मनुष्यों से ज्यादा बड़े नहीं थे। हालांकि जैसे जैसे वे थोड़ा करीब आए, विवरण को पहचानना आसान हो गया। हालांकि ये काल को यह निर्धारित करने में मदद नहीं कर रहा था कि खतरे का स्तर क्या था। वहां छिपकली लोग, ऑर्क्स, कुछ दानव, मनुष्य और अन्य लोग बस इधर उधर लक्ष्यहीन घूम रहे थे। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। वे सभी आसपास के पौधों की तरह ठंडे हैं, लेकिन यह मनुष्यों, ऑर्क्स और अन्य राक्षसों की तरह दिखता है, काल ने फुसफुसाया। और भी कीचड़ वाले राक्षस? हो सकता है कि वे हाल ही में देखी गई चीजों की नकल कर रहे हों, टेसा ने सुझाव दिया। यह एक संभावना है, या ये किसी प्रकार का भूत हो सकता है। उनका कोई आंतरिक तापमान नहीं होता,
लेकिन वे बहुत अधिक असामान्य है, ओफेलिया ने कहा। दाना ने अंधेरे में चारों ओर देखा, आग की रोशनी के दायरे से बाहर कुछ भी देखने में असमर्थ रही। एक और बात है जो वे हो सकते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मरे हुए। काल ने विभिन्न प्रजातियों को देखा, जिस तरह से उनमें एक दूसरे के प्रति कोई दुश्मनी या इकट्ठा होने की कोई इच्छा नहीं दिखी। इस तथ्य के साथ कि वे आधी रात को ही प्रकट हुए थे, लेकिन कुछ भी करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया, बल्कि धीरे धीरे बेतरतीब दिशाओं में चले गए, और यह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर वे ज़ॉम्बी स्पॉन में फंस गए, तो उन्हें अब कोई आश्चर्य नहीं होगा। अकादमी में शामिल होने के बाद से उन्हें काफी असामान्य गतिविधि का सामना करना पड़ा था, इसलिए वो किसी भी चीज को संभावना के दायरे से बाहर नहीं रख रहे थे। भले ही उन्हें जिम्मेदार लोगों ने बताया हो कि ऐसा नहीं होगा। आग जलकर राख हो गई थी, लेकिन प्राणियों के लिए इसका आभास पाना आसान नहीं था, क्योंकि वे प्रकाश को अंदर रखने के लिए तिरपाल से घिरे हुए थे। मुझे चट्टान के दूसरी तरफ जांच करनी है और सुनिश्चित करना है कि कोई चीज हमारी तरफ चुपके से नहीं आ रही है। फिर हम योजना बनाना शुरू कर सकते हैं कि हम जिस भी स्पॉन में फंसे हैं, उससे कैसे निपटें, काल ने फुसफुसाते हुए कहा। अंधेरे में लड़ना बहुत मुश्किल होगा, ओफेलिया ने आह भरी। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम रोशनी कर सकते हैं। अंधेरे में गलती करने का जोखिम उठाने से यह बेहतर है। मैं कुछ ही सेकंड में वापस आ जाऊंगा। काल उस क्षेत्र का पता लगाने के लिए चट्टान के चारों ओर घूमता रहा। अगर कोई राक्षस इतना नजदीक होता कि वह वास्तविक खतरा होता, तो राय को अब तक उसका आभास हो जाता, लेकिन काल अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसे स्थिति का स्पष्ट अंदाजा था। दूर दूर तक सैकड़ों की संख्या में एक जैसे राक्षस और मनुष्य थे, जिनमें गर्मी का कोई लक्षण नहीं था। सभी अंधेरे में लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे थे। कम से कम इस बार उनके समूह के ठीक ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। उन्हें आज रात ज्यादा नींद नहीं आने वाली थी, लेकिन वे तत्काल खतरे में नहीं थे। अंधेरे में से युद्ध की आवाज काल के संवेदनशील कानों तक पहुंची, साथ ही नागा योद्धाओं तक भी। यह इतनी धीमी थी कि थोर इसे सुन नहीं पाया, लेकिन राय ने होश संभाला और गड़बड़ी का स्रोत खोजने की कोशिश की। ये दृष्टि से बाहर था, और काल को जल्दी से एहसास हुआ कि किसी ने शिविर लगाने के लिए एक निचली जगह ढूंढ ली है, जहां सुबह उन्हें दूर से नहीं देखा जा सकेगा। ये सिर्फ एक बड़ी चट्टान के पास डेरा डालने से कहीं बेहतर विचार था, लेकिन अगर उनकी लड़ाई इतनी तीव्र थी कि उसे कई किलोमीटर दूर से सुना जा सकता था, तो उन्हें सहायता की आवश्यकता हो सकती थी। लेकिन ज्यादा जरूरी बात यह थी कि लड़ाई की आवाज उस क्षेत्र के सभी प्राणियों का ध्यान खींच रही थी। एक बार जब वे उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने लगे, तो इसने और भी ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और जल्द ही काल द्वारा पहचाने जाने वाले सभी प्राणी एक ही दिशा में जा रहे थे। अगर वे नहीं हिलते, तो कुछ उनके शिविर से होकर गुजर जाते, और ऐसे सैकड़ों प्राणी थे। ठीक है, ये ठीक नहीं है। जो भी दूर से लड़ रहा है, उसने 5 किलोमीटर के भीतर के सभी प्राणियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, और वे सभी उसी ओर बढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ हमारे ठीक बगल से गुजरेंगे, और इसका मतलब है कि लड़ाई होगी। लेकिन लड़ाई का मतलब ये है कि उनमें से और अधिक लोग हमारी ओर मुड़ेंगे। मुझे लगता है कि संख्या बल पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा होगा, काल ने स्पष्ट किया। टेसा ने जवाब देते हुए भौहें सिकोड़ी। तो लड़ाई की ओर बढ़ो और उम्मीद करो कि जो भी वहां है वो जो भी पैदा हुआ है उससे ज्यादा दोस्ताना है। खैर, स्पॉन के साथ हमारे अनुभव को देखते हुए इसे हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या हम अभी भी जानते हैं कि दुश्मन कौन है? काल ने अपना सिर हिलाया। बस हमारे विभिन्न सिद्धांत हैं, लेकिन जब हम उन तक पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राक्षस पहले से ही इस ओर आ रहे हैं, राय ने उसे याद दिलाया। ठीक है, जल्दी से सामान पैक करो और चलो चले। मैं लड़ाई बढ़ने से पहले जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचना चाहता हूं, काल ने जोर दिया। उन्हें केवल 2 चादरें पैक करनी थी जो कैंप फायर को छुपा रही थी, फिर वे चलने के लिए तैयार थे। थोर जितनी तेजी से गाड़ी को जोखिम में डाले बिना जा सकता था, काल गाड़ी के साथ साथ दौड़ता रहा, जबकि राय थोर को सबसे अच्छे मार्गों के बारे में अपडेट करती रही। राक्षस तेज नहीं थे, और वे वास्तव में अपने आगे वाले राक्षसों को पकड़ रहे थे, इसलिए काल ने थोर को थोड़ा धीमा करने का आदेश दिया। वे वास्तव में लड़ाई में शामिल होने से पहले जितना संभव हो उतना करीब आ जाएंगे। वो पहले से ही आवाजें सुन सकता था, और वे आम भाषा बोल रहे थे, इसलिए कम से कम रक्षक पागल नहीं थे। कंधा से कंधा मिलाकर अपनी स्थिति को घेरे में रखें और जमीन से इतना दूर न जाएं कि वे आपके नीचे और रिंग के अंदर आ सके। एक पुरुष की आवाज चिल्ला रही थी। ब्लेड की आवाज और मंत्रों की चमकती रोशनी अब दिखाई दे रही थी। जो भी वहां था, उनके पास जादू के उपयोग करता थे।
इसका मतलब था कि यह किसानों का एक यादृच्छिक समूह नहीं था, क्योंकि मिनोटो के पास कोई भी जादू करने वाला नहीं था जिसके बारे में काल जानता था। उनके पास बेहद शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति की सीमा यही थी। इमली, अपनी ऑफहैंड ब्लेड तकनीक पर ध्यान दो, तुम बाईं ओर धीमी हो। नरक का तूफान। रेमी ने काल के मन में खुशी मनाई और उनके दाहिनी ओर आग का एक विशाल कुंड बन गया, जहां हमलावरों का एक घना समूह इकट्ठा हो गया था। वहां एक छोटा पत्थर का चबूतरा था, लेकिन किसी कारणवश वे उस पर चढ़ नहीं रहे थे, बल्कि बस उसके सामने जमा हो रहे थे या उसके चारों ओर घूम रहे थे। लेकिन जब प्रकाश ने उनके चेहरे को रोशन कर दिया, तो काल को पता चल गया कि आज का दिन बहुत खराब होने वाला है। हर चेहरा सड़ चुका था, आंखें मौत से चमक रही थी, क्योंकि ज़ॉम्बी की भीड़ जीवन के संकेतों की ओर बढ़ रही थी। मरे हुए लोग बेरहम थे। एकमात्र विकल्प था उन सभी को मारना या भाग जाना, लेकिन वे दोनों समूहों के चारों ओर थे, इसलिए भागना कोई विकल्प नहीं था। यह क्या बकवास है? आवाज चिल्लाई। वे इतने करीब थे कि वे आग देख सकते थे। व्यापारी दल आपके स्थान पर आ रहा है। काल ने चिल्लाते हुए कई ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसने लामिया को वैगन के चारों ओर नागा योद्धाओं से मिलने के लिए बुलाया, और राय ने थोर के लिए रास्ता साफ करने में मदद करने के लिए अपने गोलेम को बुलाया। काल ने रैन का इस्तेमाल करके जीवों के कई हिस्सों को काट डाला। फिर उसे एहसास हुआ कि ऊपरी हिस्से लगातार हिल रहे थे। सिर को कुचलना या जला देना सबसे अच्छा विकल्प था। इसलिए उसने अपना धनुष निकाला और भीड़ पर उन्नत बाण चलाना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकतर जागृत और उन्नत लोग थे, लेकिन भीड़ में कुछ अधिक शक्तिशाली लोग भी थे। काल उन्हें वहां महसूस कर सकता था, लेकिन जब वे इतने सघन रूप से भरे हुए थे तो ये बताना असंभव था कि कौन सा क्या है। मंत्रों का स्रोत तब दिखाई दिया जब जमीन नीचे की ओर खिसक गई और एक सूखा तालाब जैसा कुछ दिखाई देने लगा, जिसे किसान अपने मवेशियों के लिए बनाते थे। ये लगभग 10 मीटर गुना 20 मीटर का अंडाकार था और केवल 5 मीटर गहरा था। हालांकि रक्षक सभी मानव थे, जिन्होंने स्पेलब्लेड कबीले के काले कपड़े पहने हुए थे। वे बहादुरी से अपना बचाव कर रहे थे और लाशों का ढेर लगना शुरू हो गया था। मकड़ी पर हमला मत करो, यह एक दोस्ताना साथी है, कोई चिल्ला रहा था, और काल ने राहत की सांस ली। बुद्धिमान सहयोगी होना अच्छा था। काल ने अपने बाईं ओर दूसरा नरकीय तूफान शुरू कर दिया, जो कि रेमी द्वारा दाईं ओर अभी भी सक्रिय रखे गए तूफान से मेल खाता था। साथ ही 1 दर्जन से अधिक छोटे ज्वलंत चक्रवात भी थे। वे भीड़ के बीच से भटक रहे थे, लाशों को आग लगा रहे थे। कमजोर लोग सेकंड में जलकर राख हो गए, लेकिन छोटे चक्रवात रॉयल रैंक के नहीं थे। वे सिकुड़ते हुए एक रैंक से नीचे चले गए, पहले कमांडर, फिर आरोही रैंक पर। काल ने अपने भंवर को भटकने दिया और जंजीरों में जकड़े भंवरों को भीड़ में फैला दिया, लेकिन ये कहीं भी पर्याप्त नहीं था। रे की सहायता और काल के तीरों की मदद से वे वैगन को डगआउट स्थिति में धकेलने में सफल रहे, जहां स्पेलब्लेड्स ने उन्हें जाने दिया। ओफेलिया और डाना रक्षात्मक पंक्ति में शामिल होने के लिए नीचे कूद गए, जबकि टेसा और लोट्स ने रक्षकों के लिए पवित्र मंत्र लाने का काम किया। थोर के पास पहले से ही सुरक्षा का घेरा सक्रिय था, और उसने अपने जादू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समूह पर जल्दी से अनंत बिजली फैला दी। काल ने सुनहरे मुखौटे वाले रॉयल रैंक स्पेलब्लेड की ओर सिर हिलाया, क्योंकि वह अपने हिलस्टॉर्म भंवर को फिर से स्थापित करने के लिए सकल के किनारे पर रुक गया था। रेमी ने भी ऐसा ही किया। जब वो लड़ाई में शामिल होने के लिए पहाड़ी की चोटी पर आए तो उसने अपना स्थान काल के सामने रख दिया। हॉक ने उड़ान भरने और क्षेत्र पर बमबारी करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में मंत्रों से प्राप्त प्रकाश का उपयोग किया, जबकि कैरा लड़ने लायक कुछ खोजने के लिए भीड़ में भटकती रही। उसने एक अवरोध खड़ा कर रखा था, और वो किसी भी तरह से निम्न श्रेणी के हमलों से लगभग प्रतिरक्षित थी, इसलिए काल को उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी, जब तक कि वो बहुत दूर नहीं चली गई थी। अधिकांश स्पेलब्लेड उन्नत श्रेणी के थे, तथा 4 कमांडर और 1 राजकुमार उनका नेतृत्व कर रहे थे। 30 लोगों की टीम के लिए यह एक सामान्य समूह संरचना थी, लेकिन इस भीड़ के खिलाफ वे अंततः खुद को थका देंगे। यहाँ थोर की मौजूदगी से काफी मदद मिलेगी, क्योंकि उसकी बाधा सभी की सहनशक्ति, स्वास्थ्य और मन को ताज़ा करेगी। ब्लेड कौशल परिचित लग रहे थे, और काल जल्दी से अपनी भूमिका में आ गया और रिजलाइन तक पहुंचने वाले ज़ॉम्बी को मारने लगा। अपने तीरों के साथ न्यूनतम शक्ति का उपयोग कर रहा था ताकि उसे हिलस्टॉर्म को नीचे न गिराना पड़े, जो कि पूरा होने और एक कौशल के रूप में सीखने के बाद भी गहन मन था। राजकुमार काल, यह नज़ारा देखकर आंखें दुख रही थीं। हमें जो भी चीजें मिलने की उम्मीद थी, उनमें से थोर और रे का नाम तो सूची में भी नहीं था। काल के बगल में बैठे राजकुमार ने उसे बताया।
मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। आपकी टीम कैसी है? कुशल लड़ाके या प्रशिक्षण मिशन पर आए रंगरूट? काल ने जवाब दिया। अब सभी कुशल लड़ाके हैं। हमें माउंटेन जायंट फ्रंट से वापस भेजा गया था ताकि हम यहां से पश्चिम की ओर खुले एक विसंगति तक पहुंच सके। ऐसी अफवाह है कि यह स्थिर हो रहा है और यह उच्च रैंक वाला हो सकता है। जैसे ही वो आदमी बोला, काल को एहसास हुआ कि वो उस आवाज को कहां से पहचानता है। प्रिंस कॉर्बिन, उसने पूछा। एक अनुमान में सही है। मफिन 4 या 5 स्थान नीचे है और इमली कहीं दूसरी तरफ है। काल को इमली याद नहीं थी, लेकिन उसका ध्यान लोगों के नामों से ज्यादा लड़ाई पर था। और यति विसंगति से उत्पन्न अन्य लोग? उन्होंने पूछा। कमांडर लैरी और डेरेल यहाँ है। अन्य युवाओं को घर पर काम करना था। काल ने भीड़ पर लापरवाही से तीर चलाना जारी रखा, जबकि रेमी अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी, अपने हाथों से अपने मुख्य भंवर को निर्देशित कर रही थी, जबकि काल ने उसे स्वतंत्र रूप से घूमने दिया। कॉर्बिन ने ज़ॉम्बी गिरोह में रैंड के समान ऊर्जा के चाप भेजे, जिससे वे अपने पक्ष के रक्षकों से पीछे रह गए, लेकिन कुछ अन्य को दूर के छोर पर परेशानी होने लगी, जहां हमले को धीमा करने के लिए कोई रॉयल और हेलस्टॉर्म नहीं था। मैं दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ूंगा। एक बार जब ये प्रारंभिक लहर धीमी हो जाएगी, तो हम फिर से बात कर सकते हैं। काल ने अपने सिर को जल्दी से हिलाकर स्पेलब्लेड को सूचित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। मुझे बताएं कि क्या आपकी टीम को उस पुनर्जीवित अवरोध को हटाने की आवश्यकता है। ये जो मान प्रदान करता है, वो संभवतः वह सब है जो इस समय हमारे आरोही ब्लेड को चालू रख रहा है। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। वे 15 मिनट से ज्यादा समय से लड़ नहीं रहे थे, लेकिन अगर वे जागने पर घिरे होते तो वे 4 घंटे की नींद के बाद काम कर रहे होते, और लड़ाई की शुरुआत में ही वे बहुत जल चुके होते। वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर स्पेलब्लेड कई दुश्मनों से लड़ने में माहिर नहीं थे, और ये लोग इस मिशन पर भेजे जाने से पहले जायंट्स से लड़ रहे थे, जैसा कि काल और अन्य लोगों ने किया था। इसने उन कौशलों को सीमित कर दिया जिनसे वे परिचित थे, क्योंकि बड़े क्षेत्र के हमले व्यापक रूप से फैले हुए बड़े लक्ष्यों के खिलाफ कम प्रभावी थे। लेकिन ज़ॉम्बी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और आगे से पीछे तक कसकर पैक किए गए थे, जीवित लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। काल ने गर्दन की ऊंचाई पर रैन का इस्तेमाल किया और जितना संभव हो सका उतना फैल गया। एक ही शॉट में दर्जनों कमजोर लाशों का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर नए मोर्चे पर तीर चलाने के लिए वापस लौटा। ये स्पष्ट होता जा रहा था कि वे अभी भी युद्ध में हारने वाले पक्ष में थे, बस जल्दी नहीं। समूह के पास भीड़ को हमेशा के लिए पीछे रखने के लिए पर्याप्त क्षेत्र हमले नहीं थे, और मिनट दर मिनट रेखाएं आगे बढ़ रही थीं। ब्लिज़र्ड प्रभावी रूप से उनसे छुटकारा नहीं पा सका। मस्तिष्क तक पहुंचने में बहुत समय लगा, और ज़ॉम्बी केवल मांस के घावों के लिए नहीं रुके। हालांकि यह एक कोशिश के लायक हो सकता है। हेलस्टॉर्म एक स्थिर गति से मार रहा था, लेकिन लक्ष्यों के बीच इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था कि यह एक बार में केवल 1 दर्जन या उससे अधिक लक्ष्यों पर ही पहुंच पाता था, जबकि काल को इटर्नल लाइटनिंग और अपने स्वयं के पुनर्जनन से मिलने वाले लगभग सभी मैना को खींच लेता था। इसलिए काल ने मंत्र बदल दिया और ब्लिज़ार्ड को जितना संभव हो सके उतना फैला दिया। ज्वलंत भंवर के विपरीत ज़ॉम्बी इसे खतरे के रूप में नहीं देखते थे, इसलिए उन्होंने इधर उधर जाने की कोशिश नहीं की। इससे लाइनों के सामने पहुंचने वाले ज़ॉम्बी की संख्या में क्षणिक वृद्धि हुई, लेकिन बॉडीगार्ड की मदद से परिधि पर कब्जा कर लिया गया। हॉक की बमबारी शवों के ढेर को जला रही थी, जिससे वे ढेर बनाने से रोक रहे थे जिन्हें पहाड़ी से नीचे रक्षकों पर धकेला जा सकता था, जबकि रेमी के पास एक तरफ थंडरस्टॉर्म था और दूसरी तरफ ब्लिज़ार्ड पर स्विच करने में काल का नेतृत्व कर रहा था। स्पेलब्लेड्स चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि और भी घायल ज़ॉम्बी आगे बढ़ रहे हैं। अगर नए आगमन वाले ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए पर्याप्त आउटपुट नहीं बनाए रख पाए, तो वे जल्द ही फिर से हाथापाई की स्थिति में होंगे। हालांकि प्रिंस कॉर्बिन ने लंबे खेल को समझा। ब्लिज़ार्ड की लागत कम थी, इसलिए कलाकार एक ही समय में अन्य मंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। साथ ही यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसमें 2 ब्लिज़ार्ड और एक थंडरस्टॉर्म ने पूरी तरह से उनकी स्थिति को घेर लिया था, जिससे कोई अंतराल नहीं रह गया था। अब उन्हें बस इतना करना था कि वे ज़ॉम्बीज़ को इतनी देर तक रोके रखें कि समय के साथ होने वाली क्षति पैक के बीच में फंसे लोगों को चीर दे, और जब तक हमलावरों की एक और लहर मंत्रों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती, रक्षकों को राहत मिल जाए। बस उन्हें रोकते रहो, क्षेत्र के मंत्रों को अपना काम करने दो, कॉर्बिन ने अपने थके हुए संप्रदाय के सदस्यों से चिल्लाकर कहा। वैसे भी वे इतना ही कर सकते थे, लेकिन जब क्षेत्र मंत्रों ने दुश्मन के पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, तो राहत मिलने की संभावना स्वागत योग्य थी।
रे वैगन के पास खड़े होकर लाशों पर पत्थर की गोलियां चला रही थी, जबकि उसके गोलेम क्षेत्र में मौजूद ताकतवर लाशों का शिकार कर रहे थे। इस लड़ाई में वो सबसे ज्यादा मजा ले सकती थी जब ज़ॉम्बी से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। उनका खून खराब और दूषित था। उसके ऊपर एक अवरोध होने के बावजूद राय नहीं चाहती थी कि उसमें से कुछ भी उस पर पड़े। पूरी लड़ाई के दौरान ऐसी बदबू आने के विचार से ही उसे घिन आ रही थी। इससे कोई मदद नहीं मिली कि स्पेलब्लेड्स को स्पॉन के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने शाम के लिए केवल एक न्यूनतम गार्ड रोटेशन को ड्यूटी पर रखा था, ये सोचकर कि अगर उन्हें किसी चीज का सामना करना पड़ा तो वह डाकू या स्थानीय राक्षस होने की संभावना थी। इसलिए जब तक वे पैदा हुए तब तक मरे हुए लोग उन पर आक्रमण कर चुके थे। इसका मतलब था नजदीकी मुकाबला और जादूगरों पर ज़ॉम्बी का खून। ज़ॉम्बी का खून बहुत ही भयानक बदबूदार था और शिविर के आसपास के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। क्षेत्र मंत्र ज़ॉम्बी पर अपना जादू चला रहे थे और हर लहर जो नष्ट हो चुकी एक की जगह लेती थी वो थोड़ी बदतर स्थिति में थी। फिर कुछ शानदार क्षणों के लिए सामने की रेखा पर कोई और ज़ॉम्बी नहीं था, केवल घायल ज़ॉम्बी थे जो बर्फीले तूफान के बीच लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अपनी सांस थाम लो और अगली लहर के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद ये घायल लाशों की एक स्थिर लहर होगी, लेकिन तूफान लड़ाई को और अधिक प्राणियों को आकर्षित करने से रोकने में मदद करेंगे, राजकुमार कॉर्बिन ने अपने संप्रदाय के सदस्यों को चिल्लाते हुए कहा। काल की टीम, जिसमें ज्यादातर बुलाए गए जीव थे, कुछ मिनटों तक बाढ़ का सामना कर सकती थी। क्षेत्र में हुए नुकसान और ज़ॉम्बी की धीमी चाल के कारण वे पहले से ही भारी क्षति के साथ पहुंच रहे थे। साथ ही शुरुआती लहर के खत्म हो जाने के कारण वे अपना मार्गदर्शन खो रहे थे और वे अब सीधे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वे तूफान में फंसे हुए थे और कई कमजोर लोग बिना आगे बढ़े ही मर रहे थे। इससे निपटना आसान हो गया और हॉक की रिपोर्टिंग ने कहा कि सबसे खराब बाढ़ पहले से ही यहां थी। उन्होंने स्पॉन किए गए क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को पहले ही अपनी ओर खींच लिया था, क्योंकि स्पेलब्लेड संप्रदाय विसंगति के केंद्र के करीब था और वहां आने के लिए बहुत अधिक नहीं बचा था। काल अभी यह खबर किसी को नहीं बताने वाला था। दूसरे लोग अपनी उम्मीदें बढ़ा सकते थे और हॉक की खोज की सीमा दिन के समय की तुलना में रात के मध्य में बहुत सीमित थी। अगर वह रे को अपने साथ ले जा सकता था तो वह बहुत दूर तक देख सकता था। हॉक को यह एक अच्छा विचार लगा। अगर वो ब्रुटेलिटी जैसे कौशल पर काम कर सकता था तो अपने आकार को बढ़ा सकता था, लेकिन बहुत अधिक वो स्काउटिंग के वास्तविक काम को करने के लिए किसी को अपने साथ ले जा सकता था। शायद वह ऐसा किसी ऐसे हुनर से कर सकता था जिसे वह पहले से ही जानता था। अगर उसका ज्वलंत शरीर उस पर बैठने पर सभी को आग नहीं लगाता तो यह उसे बड़ा बनाने का काम कर सकता था, लेकिन यह उसके पंखों की नकल नहीं कर सकता था, इसलिए वो अभी भी उनके साथ उड़ान भरने में सक्षम नहीं था। इसका मतलब ये था कि यात्री के साथ उड़ान भरने के लिए उसे वास्तव में बड़ा होना पड़ेगा और ऐसा करना बहुत अधिक कठिन होगा। मैं उन लोगों का शिकार करने जा रहा हूं जो अभी तक तूफानों तक नहीं पहुंच पाए हैं, उसने लड़ाई से दूर हटते हुए घोषणा की। ठीक है, मजे करो। अगर तुम खुद को इतना बड़ा बना पाओगे कि सवारी दे सको तो हम तुम्हें सिखाने का कोई तरीका निकाल लेंगे, काल ने सहमति जताई। या शायद हम इसे उल्टा कर सकते हैं। अगर हम रे को एक छोटे से रक्तबीज मकड़ी में बदल सकते हैं तो वह थोर पर सवार हो सकती है जिस आकार में वह अभी है। राय को ये सोचकर हंसी आ गई। अगर वह एक आम घरेलू मकड़ी जितनी बड़ी होती तो वह अपने दुश्मनों को काटने के लिए कवच और कब्दों का इस्तेमाल कर सकती थी, या फिर रॉयल रैंक के रेशम से उनकी गर्दन को घेरकर उन्हें खींचकर उनका सिर काट सकती थी। संभावनाएं अनंत थीं। काल ने आलस से उन कुछ लाशों पर तीर चलाए जो अभी भी झुंड के सामने आ रहे थे। फिर उसने रिज लाइन के चारों ओर एक लूप बनाने के लिए एक नया नरक तूफान बनाया। शवों का ढेर लगना शुरू हो गया था और हॉक के शिकार पर जाने के कारण उन्हें लाशों को नष्ट करने के लिए कुछ आग की आवश्यकता थी। बिजली से उनके दिमाग को भूनने से उनकी मौत हो गई और उनका सिर काटकर उन्हें प्रभावी रूप से स्थिर कर दिया गया, लेकिन केवल आग से ही शवों से पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सका। वो मंत्र बहुत ही बुरा है, तुमने ऐसा कुछ कहां से सीखा? काल के दाईं ओर बैठे स्पेलब्लेड ने पूछा जब उनकी नजरें मिली। काल भंवर को एक चक्र में निर्देशित करने के लिए घूम रहा था। वो उस मार्ग पर भरोसा नहीं कर रहा था जिसे वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसे कुछ हद तक धीरे धीरे चलना था ताकि छोटे माध्यमिक भंवरों को क्षेत्र में अन्य लाशों को मारने और उन लाशों को जलाने का समय मिल सके। ये जल मंत्र साइक्लोन का विकसित संस्करण है। मैंने इसका ज्ञान हाल ही में प्राप्त किया है और मैं अभी भी इसमें महारत हासिल करने पर काम कर रहा हूं, लेकिन यह एक बहुत ही क्रूर मंत्र है। स्पेलब्लेड ने भौहें सिकोड़ी। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र के किसी राक्षस ने ऐसा नहीं किया होगा।
मुझे ये देखकर नफरत होगी कि स्पेलब्लेड के समूह पर जादू का क्या असर हो सकता है, जबकि बड़ा भंवर समूह के नेता के ऊपर सेट किया गया था। काल ने सिर हिलाया। असली कमी ऊर्जा की लागत है। जब तक मैं इसे शिविर के चारों ओर ले जाऊंगा, तब तक मैं हिलस्टॉर्म और एक ब्लिजार्ड को सक्रिय रखने में ही लगभग थक जाऊंगा। काल के मुड़ते ही युवक ने हंसते हुए खुद की ओर इशारा किया। मुझे संदेह है कि हम में से कई लोग इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। कई मंत्र किसी के लिए भी मुश्किल होते हैं, सिवाय एक मजबूत कमांडर या रॉयल के। जैसे ही काल मुड़ा, उसने स्पेलब्लेड्स में से एक को देखा, एक छोटी सी लड़की जो देखने में ऐसी लग रही थी कि शायद अभी 10 साल की भी नहीं होगी, लेकिन एक आरोही रैंक जादूगर उसे उत्सुकता से देख रही थी। एक जिज्ञासु बच्चे की तरह नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह जानती थी कि वह कौन है और किसी बात का जवाब चाहती है। काल ने एक क्षण के लिए विचार को अलग रख दिया और हिलस्टॉर्म के साथ लूप को समाप्त कर दिया, ताकि वह केवल एक सक्रिय मंत्र और मजबूत लाशों पर अपने छिटपुट लक्ष्यीकरण पर वापस लौट सके। लक्ष्यों के बीच अतिरिक्त समय के साथ काल के बाईं ओर बैठे कमांडर ने भी बातचीत शुरू कर दी। तुम ही वो बीस्ट मास्टर हो जिसके बारे में घर में हर कोई बात कर रहा है। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जिसके पास तुम्हारी जैसी टीम हो, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि तुम्हारे बंधे हुए राक्षसों में नागा और लामिया भी थे। क्या वे नए हैं? उसने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने एक और तीर देखा। नहीं, लामिया जोड़ी को बुलाया गया है। नागा रानी उस आत्मा सांप से विकसित हुई है जिसकी आप शायद मेरे साथ होने की उम्मीद कर रहे थे, और नागा योद्धा उसके साथ आए हैं। तीनों नागा योद्धा लाश को कुचलने के लिए सुनामी का उपयोग करते हुए परिधि के चारों ओर बाहर थे, जबकि लामिया ने खुशी से रैंड के साथ लाश के सिर काट दिए। स्पेलब्लेड ने सिर हिलाया। प्रिंस कॉर्बिन ने हमें आपके साथ अपनी लड़ाई के बारे में सब कुछ बताया, एक प्रेरक कहानी के रूप में कि अगर हम कड़ी मेहनत करते और मुठभेड़ों में थोड़ी किस्मत होती तो क्या हो सकता था। अब मैं यह नहीं कहूंगा कि अब तक हमें बहुत अच्छी किस्मत मिली है, लेकिन हम मुठभेड़ कर रहे हैं। उनके मजाक से लाइन के दोनों तरफ से हंसी आ गई। निश्चित रूप से उनका सामना हुआ था। वे अभी अभी इस देश में आए थे, एक ऐसी जगह पर जिसे प्राथमिकता के पैमाने पर इतना नीचे माना गया था कि कोई भी व्यक्ति वहां आकर नहीं देख सकता था, जो जंगलों से पोर्टल के जरिए आया था। कबीले ने 2 चरणीय स्थानांतरण किया था, पहले जंगली जानवरों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में, फिर यहाँ। इस तरह एक संभावना थी कि यह संसाधनों और विशेष मांस की कटाई करने वाले शिकारी हो सकते थे, या यहाँ तक कि एक सीमा गश्ती दल भी हो सकता था जिसने कुछ असामान्य पाया था। इस तरह की बातें बहुत होती थीं, इतनी कि अगर कोई जांच करने आए तो वे अपनी यात्रा के बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ सकते थे। ये दिव्य जानवरों द्वारा काल को तट पर भेजकर किए गए कार्य के विपरीत था, जहां पोर्टल्स की निगरानी करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यह प्रमुख जनसंख्या केंद्रों से बहुत दूर था, इसलिए पता लगाने वाले मंत्रों को बढ़ाने के प्रयास के लायक नहीं था। जैसे ही ज़ॉम्बी तूफानों के सामने पहुंचने से रुकने लगे, जादूगरों ने आराम करना शुरू कर दिया। काल की टीम ने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया था, और वे आखिरकार अपनी सांसें थाम पाए और अपनी दिशाएं समझने लगे। अचानक और तीव्र हमले ने उन्हें चौंका दिया था, जिससे उनका प्रतीत होता है कि शानदार कैंपिंग स्थल एक अपरिहार्य जाल में बदल गया था। राजकुमार काल, उच्च पुजारिन, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए बातचीत करने के लिए दे सकती हैं? यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है? राजकुमार कॉर्बिन ने लाइन से हटते हुए कहा। टेसा ने लोट्स को खाना पकाना जारी रखने का इशारा किया और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तथा काल लाइन के दूर स्थित अपने स्थान से पीछे हट गया। तुमने सारी मजेदार चीजें मिस कर दी, स्पेलब्लेड, काल हंसा। यहां से कुछ 100 किलोमीटर पश्चिम में एक कालकोठरी खुली थी, और वो स्थिर हो गई। पहले तो यह क्षेत्र के हर खानाबदोश जनजाति के साथ साथ निकटतम शहरों के युद्ध में सक्षम निवासियों के साथ लड़ाई का एक पूर्ण शोष्ठ बन गया, और फिर पिछले कुछ दिनों से जंगल में असामान्य स्तर के राक्षस स्पॉन्स दिखाई दिए हैं। पहले कुछ तो बस पागल राक्षस थे, लेकिन ये थोड़ा अलग था। उनमें से कोई भी कालकोठरी से संबंधित नहीं लगता है, क्योंकि वहां के राक्षस कीचड़ वाले राक्षस हैं जो उस कालकोठरी को खाली करने का प्रयास करने वाले सदस्यों के रूप रंग की नकल करते हैं। न्यूनतम 10 व्यक्ति का प्रवेश, कम कमांडर रैंक शक्ति स्तर के साथ, उन्होंने समाप्त किया। और कृपया बताएं कि पिछले कुछ दिनों में, जब आप राक्षसों के आक्रमण के अधीन थे, आपने ये सारी जानकारी कैसे प्राप्त की? राजकुमार कॉर्बिन ने पूछा। क्योंकि राक्षसों के जन्म से 3 दिन पहले कालकोठरी खुल गई थी, और मैंने अपनी आंखों से इसे स्थिर होते देखा था। हम उस समय येलो टस्क ऑक्स के साथ विनम्र और शिष्ट बातचीत कर रहे थे, और वे इस तरह की अप्रत्याशित घटना को देखकर बहुत उत्साहित थे। टेसा जोर से हंसने लगी, जबकि राजकुमार कॉर्बिन अपनी कनपटियां रगड़ रहा था।
ओर्क्स के साथ विनम्र और सभ्य बातचीत के बारे में बात को अलग रखते हुए, आप समझते हैं कि बड़े शब्दों का उपयोग करने से यह अधिक संभव नहीं है कि मैं यह मान लूं कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना? मेरा अनुमान है कि इसके प्रकट होने से पहले आप जो कुछ भी कर रहे थे, वो सीधे तौर पर न्यूबॉर्न साम्राज्य में एक स्थिर कमांडर रैंक कालकोठरी के प्रकट होने के लिए जिम्मेदार है। मैंने जो सुना है, उसके अनुसार आप काफी समय से गायब हैं। आप एक मिशन पर थे और अचानक गायब हो गए। अब आप अपने पूरे लकी चार्म और एक वॉर्ड बेजर के साथ यहाँ हैं, कॉर्बिन ने जवाब दिया। सटीक रूप से कहें तो पंखों वाला शून्य बेजर, और वह हमारी टीम का हिस्सा है। उसका नाम कैरा है, और उसे छोटे जीवों को पकड़ना और ड्रैगन की नाक पर वार करना बहुत पसंद है। काल ने सहमति जताई। कॉर्बिन ने तय किया कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका ये था कि वो बस ये दिखावा करे कि काल मौजूद नहीं है और जवाब के लिए ड्रैगन क्लेरिक के पास जाए। इसके अलावा कुछ भी उसके विवेक पर भारी पड़ सकता था। स्पेलब्लेड ने टेसा की ओर मुड़कर अपनी विनम्र व्यावसायिक मुस्कान बिखेरी। आपका अगला नियोजित पड़ाव कहाँ हो सकता है? आपकी टीम दुश्मन की रेखाओं से बहुत पीछे है। टेसा ने खुद को संभाला और हंसना बंद कर दिया ताकि वो जवाब दे सके। हम क्लिफनल की ओर जा रहे हैं, जहां से हम वापस सड़क पर आने की योजना बना रहे हैं, और फिर पूर्व की ओर बीस्टकिन नेशन की ओर बढ़ेंगे। या तो यही करना था या फिर दिव्य पशु राष्ट्र में वापस जाना था और जंगल से होकर सीमा तक जाना था। आपको किसने भेजा? बयूरो और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हम इस क्षेत्र में एकमात्र टीम है, उन्होंने पूछा। हम दिव्य पशु राष्ट्र के भीतर एक वार्ता स्थल से कांस्य ड्रैगन ऑथोस की सहायता से पहुंचे। यात्रा को आर्कबिशप ने स्वयं अधिकृत किया था। मेरे पास उसका पत्र है, उसने बताया। उसने उसे कागज थमा दिया और कॉर्बिन ने उसे पढ़ते हुए भौहें सिकोड़ ली। ठीक है, यह अप्रत्याशित है, लेकिन अगर मैं पूछूं, तो आप दिव्य जानवर राष्ट्र में किस गुप्त मिशन पर थे? शून्य बेजर से संबंधित कुछ? टेसा के भौहें सिकोड़ने पर काल मुस्कुराया। ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि कहां से समझाना शुरू किया जाए। बिल्कुल नहीं। काल को एक विसंगति के कारण स्थानांतरित कर दिया गया था, और जब वह बाहर निकला तो वह दिव्य जानवर राष्ट्र में था और उसके पास पहले से ही कैरा थी। कुछ चिंता थी कि जानवर देवता उसे गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में वापस करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और हम में से बाकी लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था कि हमने रेड ड्रैगन के साथ जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार हमें पार्टी के किसी सदस्य को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, वो टूटा नहीं था। इसलिए जब यह विसंगति सामने आए तो हम वहीं थे और हमने पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए उनकी सहायता ली। तब से हम व्यापारियों के रूप में पेश आ रहे हैं और व्यापारी गाड़ी की गति से पूरे देश में अपना रास्ता बना रहे हैं। प्रिंस कॉर्बिन ने आह भरी। ये वास्तव में शानदार है। नागा के साथ आप स्थानीय लोगों के एक उचित समूह होने का दिखावा कर सकते हैं। हमारी योजना एक खानाबदोश स्पेलब्लेड कबीले के रूप में जांच करते समय खुद को पेश करने की थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हम कालकोठरी को सीधे देखने के लिए इतने करीब पहुंचेंगे, इसलिए हम जो कुछ भी सुनेंगे उसे रिपोर्ट करेंगे। जब आप पहुंचे तो कितने शक्तिशाली कालकोठरी चैंपियन वहां थे? टेसा ने अपना सिर हिलाया। जब विसंगति खुली तो हम लोकेशन पर थे। वहां सिर्फ हम और ऑक थे, और फिर पहले चैलेंजर के आते ही हम वहां से चले गए। हम खानाबदोश ऑक जनजातियों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, और हम नियंत्रण के लिए उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, जबकि हमारा आधा काम पहले ही हो चुका था। ये देखने के लिए कि क्या विसंगति स्थिर हो गई है? कॉर्बिन ने पूछा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह स्थिर हो, जो हमने अंदर से किया, इससे पहले कि किसी को पता चले कि क्या हो रहा था। बीस्ट गॉड्स का एक सिद्धांत है कि यहाँ स्थिर विसंगति होने से अतिचारियों को उनके राष्ट्र से बाहर रखने में मदद मिलेगी। ये तट के इतने करीब है कि हर दूसरा देश लुटोनेड में आसानी से पहुंच सकता है और एक दिन में कालकोठरी में पहुंच सकता है। बंदरगाह में पहुंचना और सड़क के रास्ते जाना दिव्य जानवर राष्ट्र या पूर्वी सीमा से चुपके से घुसने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा आसान है, टेसा ने समझाया। स्पेलब्लेड ने अपना नक्शा निकाला और विभिन्न विकल्पों को देखा। यह एक तार्किक विकल्प लगता है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि कालकोठरी कहाँ होनी चाहिए? उसने पूछा। यह वही है। यदि आप इस तरह से आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो यह इस क्षेत्र के खेतों के बीच कॉपर ड्रेक्स और सैंड यती को जन्म दे रहा था। ओकहैम्पिंग एक आपदा है। अंदर जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको शायद बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वहां से दक्षिण की ओर हेल्सियरिंग घेराबंदी या भारी यातायात की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यह कालकोठरी से आधे दिन की पैदल दूरी पर है। सड़कें खेतों के यातायात से भरी हुई थीं, लेकिन हर कोई खानाबदोश जनजातियों से टकराने के बारे में चिंतित था। टेसा ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए समझाया, क्योंकि उसका नक्शा उस नक्शे से भी बदतर था जिसे उन्होंने हाथ से कॉपी किया था।
कॉर्बिन टेसा द्वारा उन्हें समझाए जाने के साथ साथ विवरण जोड़ रहा था। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दे रहा था कि क्षेत्र में कौन से राक्षस होने की उम्मीद है, स्पॉन और स्थानीय किसान दोनों। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मॉन्स्टर मैन के साथ आपके समूह के विपरीत हम युवा मनुष्यों के एक पूरे संप्रदाय को साथ लेकर जा रहे हैं। इससे हम जो भी देखेंगे उसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम कालकोठरी की ओर जा रहे हैं। टेसा ने भौहें सिकोड़ी। क्या आपको अभी भी कालकोठरी में जाने की जरूरत है? अगर हम आपके साथ वापस जाते हैं तो हम उन्हें वे सभी विवरण दे सकते हैं जो आपको मिलेंगे। कॉर्बिन ने मानचित्र पर विचार करते हुए उसे टैप किया। मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने दो। तुम्हारा यहां आना एक अप्रत्याशित मोड़ है जो पूर्वानुमानित परिदृश्यों में नहीं था। जैसे ही आखिरी ज़ॉम्बी खत्म हो गए, तूफान बंद हो गए और उस गड्ढे में सन्नाटा छा गया जहां स्पेलब्लेड डेरा डाले हुए थे। राहत और थकावट के मिश्रण के साथ जादूगर जमीन पर गिर पड़े, जबकि ओफेलिया और दाना काल और टेसा से मिलने के लिए आ गए। जल्दी सोना अच्छा फैसला था। बाकी जादूगर बहुत बुरे लग रहे हैं, ओफेलिया ने मजाक में कहा। मुझे नहीं पता कि आपने ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन हम लगभग 2 घंटे से युद्ध में हैं। मिस, मेरे पास दूर से हमला करने का कौशल नहीं है, दाना ने जवाब दिया। बर्स्कर ने खुशी से कहा, अगर मैं इससे बच सकता हूं तो मैं अपने फर में ज़ॉम्बी का खून नहीं लगाऊंगा। क्या मैं सबके लिए पानी लेकर नहीं आया था? रे ने काल की इस टिप्पणी पर मन ही मन हंसी। वो शिविर के बीच में थी और ठीक इसी कारण से पूरे समय लाशों पर पत्थर फेंक रही थी। ज़ॉम्बी से घिरी एक रोएदार महिला बनना आसान नहीं था। वो सिर्फ इस बात के लिए शुक्रगुजार थी कि वो इलाका जादूगरों से भरा हुआ था जो बचे हुए सभी शवों और आंत से छुटकारा पाने के लिए आग का इस्तेमाल करने में खुश थे। आसपास कोई और ज़ॉम्बी नहीं है। क्या दाना सभी ठीक हो गए हैं या हमें उनकी रक्षा करने की जरूरत है? हॉक ने काल का ध्यान भटकाते हुए पूछा। स्पेलब्लेड्स ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त कमांडर हैं जो कैंप की निगरानी करने के लिए फिट हैं। इसलिए आप वापस आ सकते हैं और कम से कम सूरज उगने तक सो सकते हैं। मैं वापस आ रहा हूं। राय से कहो कि वो सुस्त न पड़े, क्योंकि अगर मैं सो रहा हूं तो वह अकेली है जो अंधेरे में आने वाली किसी भी चीज को देख सकती है। हॉक निश्चित रूप से आधी रात को जागने से चिढ़ गया था। आसमान में चांद आधा भरा हुआ था और बादल नहीं थे, इसलिए मनुष्य भी इस रोशनी में थोड़ा बहुत देख सकते थे। काल वहीं रुक गया। वो भूल गया था कि वो फिर से इंसानों में से एक था। शायद अगर वह उनके बारे में उनकी कक्षाओं के रूप में सोचता तो इससे मदद मिलती। जादूगरों और मौलवियों को अंधेरे में देखने में उससे ज्यादा परेशानी होती थी। हाँ, ये बेहतर था। जैसे ही टीम शांत होने लगी, प्रिंस कॉर्बिन ने स्थिति पर ध्यान दिया और फिर अपने मूल प्रश्नों पर वापस आ गए। तुमने कहा था कि तुम कालकोठरी में थे, क्या तुमने उसे पूरा किया? इससे तुम्हें किस तरह के पुरस्कार मिले? उसने पूछा। काल को एहसास हुआ कि उसने कभी भी जांच नहीं की थी और अब उसे अपने इन्वेंट्री बक्सों में खोज करनी थी कि तहखाने से क्या आया है, और उसे उन चीजों से अलग करना था जो निश्चित रूप से वहां पहले से मौजूद थी। वहां कमांडर रैंक के कुछ कवच के टुकड़े थे, कुछ खास नहीं, कुछ अच्छे आरोही रैंक के कवच, और फिर एक छोटा सुनहरा संदूक। यह अप्रत्याशित था। वहां कुछ सिक्के, कुछ कवच और एक सुनहरा बक्सा था। काल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। टेसा उसकी ओर मुड़ी। एक सुनहरा बक्सा जिसमें क्या भरा हुआ है? क्या तुमने इसे खोला भी नहीं, बल्कि इसकी जांच की? काल ने कंधे उचका दिए और टेसा ने उसकी ओर आंखें घुमाई। शिविर की मंद रोशनी में, केवल लोट्स द्वारा जलाई जा रही खाना पकाने की आग की रोशनी में, इस तथ्य को अनदेखा करना आसान था कि वह कालकोठरी के पुरस्कारों में उसकी रुचि की कमी से हताश थी। काल ने बॉक्स को चेक किया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि यह बात उसके दिमाग से निकल गई थी। प्रथम कालकोठरी पूर्णता यादृच्छिक पुरस्कार। यह एक यादृच्छिक इनाम है। मुझे नहीं पता कि बॉक्स में क्या है, उन्होंने समझाया। दाना ने उसके सिर पर हाथ मारा। ये डिब्बे समूह के लिए इनाम है। तुम इन्हें खोलकर क्यों नहीं देखते, ताकि हम देख सके कि ये कुछ उपयोगी है या नहीं? कॉर्बिन ने आगे बढ़ो का इशारा किया। वह भी इस बात में उतना ही दिलचस्पी रखता था कि कालकोठरी ने क्या दिया था, जितना कि उन लोगों में जो वास्तव में वहां गए थे। काल ने अपनी सूची से छोटा सुनहरा बक्सा निकाला और सभी को देखने के लिए आगे बढ़ाया। अच्छा, ये काफी सामान्य लग रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उस बक्से में किस तरह का इनाम फिट होगा, कॉर्बिन ने कहा। काल की दृष्टि के किनारे पर लोट्स मुस्कुराई। जब उसने उसे खोलने की कोशिश की तो उनमें से एक पूरी तरह से खुल गया था और उसमें एक घूमता हुआ चक्र था। काल ने सुनहरे संदूक का ढक्कन खोला और वह तुरंत गायब हो गया, तथा उसकी स्थिति के ऊपर एक संदेश अंकित हो गया, जो उसके दृष्टि में शब्दों के रूप में प्रकट हुआ।
प्रथम क्लियर रिवॉर्ड की गणना, समूह पुरस्कार की गणना, महाकाव्य ग्रेड आइटम प्रदान किए गए। व्यक्तिगत पुरस्कार की गणना, ओवर रैंक पेनल्टी लागू। संदेश देखते ही काल ने आह भरी और फिर अगले संदेश की प्रतीक्षा करने लगा, जबकि वो अपने इन्वेंटरी में महाकाव्य ग्रेड आइटम की जांच कर रहा था जो समूह को मिलना चाहिए था। रिंग ऑफ द बीस्ट लॉर्ड भाग्य को 150 अंकों तक बढ़ाता है। बंधे हुए या बुलाए गए साथियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल की क्षति को 15% तक बढ़ाता है। काल को पता नहीं था कि किस्मत का आंकड़ा क्या होना चाहिए। यह उसके किसी भी इंटरफेस में कहीं नहीं था। तब भी जब उसने उन्हें फिर से चेक किया, अगर उसे बोनस मिल सकता है तो यह मौजूद होना चाहिए, लेकिन यह एक दृश्यमान स्थिति रेखा नहीं थी। हालांकि उनके जानवरों के कौशल से 15% अधिक क्षति एक बहुत अच्छी अंगूठी थी। अपने दूसरे हाथ पर पहनी गई विशाल शक्ति की अंगूठी के साथ मिलकर यह उनकी लड़ाकू क्षमता में उल्लेखनीय अंतर ला सकता था। व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किया गया। काल की दृष्टि शून्य हो गई और उसने खुद को एक खाली जगह में खड़ा पाया, जहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक घूमते हुए पहिए के, जिस पर अनाज मिल पर चप्पू चलाने वाले पहिए की तरह चौकोर जगहें थीं। ये दूसरे घूमते हुए पुरस्कार पहिए की तरह ही था, लेकिन इस पहिए में पुरस्कार चेहरे पर नहीं बल्कि बाहरी किनारे पर थे। इससे कई और विकल्पों के लिए जगह बन गई और पहिया दर्जनों मीटर ऊंचा था। काल ने अपने सामने मौजूद कौशल को देखा। वास्तविक वर्ग रंगीन कांच जैसा दिख रहा था, लेकिन सामने की तरफ एक सुंदर लिपि थी जिस पर लिखा था कौशल पुस्तक पिम्प स्लैप। अब यह एक कौशल था। यह आम लोगों के लिए कितना उपयोगी होगा, ये संदिग्ध था, लेकिन नाम से ही पता चलता था कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। अन्य स्लॉट्स को उसकी स्थिति से नहीं पढ़ा जा सकता था, जैसे कि शीर्षक अवरुद्ध थे। इसलिए काल को पता था कि पहिया घूमते समय किस स्थान पर नजर रखनी है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि क्या संभव हो सकता है। अब और देरी करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए काल ने कुछ मीटर ऊपर छलांग लगाई और पहिए को पकड़कर नीचे खींच लिया। ये बहुत बड़ा था और इसे एक से ज्यादा बार घुमाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा, उसने अनुमान लगाया। काल के अति उत्साही घुमाव से पहिए ने तेजी से गति पकड़ ली, जिससे स्लॉट इतनी तेजी से धुंधले होने लगे कि वो उन्हें पढ़ नहीं सका। ऐसा लगा कि जैसे अनंत काल बीत गया इससे पहले कि यह धीमा हो जाए और वह अंततः विकल्पों को देख सकता था। वहां कपड़े के सामान थे, एक बॉक्स में एक एपिक ग्रेट टेंट जो कुछ भी था, कुछ अजीब नाम वाली कौशल पुस्तकें और यहां तक कि अनुभव बोनस भी थे। ये पिछली बार के बराबर नहीं था जब उन्हें इनाम मिला था, लेकिन कॉस्मेटिक आइटम के साथ कुछ अच्छी चीजें भी थी। शायद अगर उसके साथ राय न होती तो कमांडर रैंक कोट का मतलब ज्यादा होता। पहिया धीरे होकर रुक गया और काल अपने सामने इनाम वाले स्थान पर लिखे शब्दों को घूरने लगा। बधाई हो, यादृच्छिक पुरस्कार स्वीकृत। काल ने अपने सामने लगे लेबल को घूरकर देखा। कौशल उन्नति टोकन, एक ज्ञात कौशल को एक स्तर तक आगे बढ़ाएं। काल मुस्कुराया जब उसने देखा कि उसे क्या मिला है। एक रैंक से विकास को आगे बढ़ाएं। अमान्य लक्ष्य, कौशल मास्टर रैंक 2 से कौशल मास्टर रैंक 3 तक आगे बढ़ें। काल को यह आभास हुआ कि सिस्टम ये तय नहीं कर पा रहा था कि वह इसे ट्रोल कर रहा है या नहीं। ये स्पष्ट था कि टोकन एक बार इस्तेमाल होने वाला स्किल मास्टर रैंक 3 टोकन था। स्किल मास्टर को रैंक 3 पर आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करने से सिस्टम भ्रमित हो गया, लेकिन वो धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा कि क्या होगा। टोकन उसे बता सकता था कि यह एक अमान्य लक्ष्य है और उसे एक अलग लक्ष्य चुनने के लिए मजबूर कर सकता था। वास्तव में काल को उम्मीद थी कि कुछ सेकंड बाद ऐसा होगा। कौशल मास्टर रैंक 3 तक उन्नत, कौशल मास्टर रैंक 4 तक उन्नत, अधिकतम स्तर तक पहुंच गया। स्किल मास्टर 4 सभी कौशलों को अभ्यास के साथ उनके वर्तमान स्तर से एक रैंक और एक स्तर ऊपर विकसित करने की अनुमति देता है। अतिरिक्त फंक्शन दूसरे एडवांसमेंट तक लॉक किए गए हैं। काल ने नोटिफिकेशन को घूरकर देखा। अब उसे समझ में आया कि सब कुछ क्यों रुका हुआ था। स्किल मास्टर 3 में अभ्यास के साथ स्किल्स को एक टियर तक विकसित होने की अनुमति थी और स्किल मास्टर के साथ उसका बहुत अभ्यास था। इसलिए इसने रैंक 4 तक विकसित होने की कोशिश की, जो इसकी अपनी क्षमता का अगला तार्किक स्तर है। हालांकि वो स्किल मास्टर रैंक 4 की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए यह आगे बढ़ने के प्रयास में क्षण भर के लिए रुक गया था। क्या तुम हमारे साथ वापस आ गए हो? टेसा ने पूछा जब वो दृश्य काल की दृष्टि से ओझल हो गया। हाँ, क्षमा करें, यह एक यादृच्छिक आइटम वाली बात थी और ये थोड़ा विचलित करने वाली है। उसने सिर हिलाया। तो क्या उन्होंने तुम्हें कुछ अच्छा दिया? यादृच्छिक पुरस्कार आमतौर पर बहुत अच्छे होते हैं। काल ने कंधे उचका दिए। हम देखेंगे। इसने मुझे जो पुरस्कार दिया वो कुछ हद तक परिस्थितिजन्य है। यह अच्छा हो सकता है,
या यह उस कौशल से अलग नहीं हो सकता है जो मुझे पहले ही मिल चुका होता। एक छोटी लड़की आई और काल को घूरने लगी। उसे यकीन नहीं था कि वह क्या चाहती है, लेकिन उसने टेसा और कॉर्बिन से बात खत्म करते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और उसे थपथपाया। अरे, बाल बनाना बंद करो, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? उसने पूछा। क्या आप छोटी औरतों को इकट्ठा करते हैं? कैरा ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल नहीं, हम 2 और 2 पर हैं, लंबा बनाम छोटा। काल ने नीचे देखा और पाया कि वह उस चेहरे को पहचान नहीं पाया। नहीं, वो पहचानता था, लेकिन उसने उसे पहले सिर्फ एक बार देखा था। तोरी, उसने पूछा, मैं अब इमली हूं। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है, तब से तुम बहुत शक्तिशाली हो गई हो, उसने जवाब दिया। तो अब आप एक असली स्पेल ब्लेड है ना? उसने जो क्रूर मुस्कान दी, वो इतने प्यारे बच्चे के चेहरे पर गलत लग रही थी। अभी नहीं, मैं एक आरोही रैंक जादूगर हूं, लेकिन मैंने अभी तक खुद को स्पेल ब्लेड कहलाने का अधिकार अर्जित नहीं किया है। मैं एक प्रशिक्षु के रूप में यहाँ हूँ, अपने युद्ध कौशल का विस्तार करने के लिए काम कर रही हूँ जब तक कि मैं इतनी अच्छी नहीं हो जाती कि मैं परीक्षा पास कर सकूं, उसने समझाया। मुझे खुशी है कि आप अच्छा कर रहे हैं। पुनरुत्थान के बाद मुझे यकीन नहीं था कि आप इतनी आसानी से अनुकूलन कर पाएंगे। टोरी, जो अब टैमरिंड बन चुकी थी, काल की चिंता पर हंस पड़ी। तुम्हें मेरे बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक नया जीवन शुरू कर दिया है। अब मेरा ख्याल रखने के लिए पूरा परिवार है, और वे मुझे किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से दूर रखने में खुश हैं। क्यों न हम आराम करें और कुछ खाएं? टेसा ने सुझाव दिया। आधी रात का नाश्ता। मुझे लगता है कि हमने इसे हासिल कर लिया है। हमें अपनी रात्रि पहरेदारी को फिर से व्यवस्थित करना होगा, लेकिन आज रात सभी को कम से कम कुछ घंटे और सोने का मौका मिलना चाहिए। काल ने सहमति में सिर हिलाया। आपकी टीम लगभग स्पॉन के केंद्र में थी, इसलिए भले ही हम सुबह बाद में आगे बढ़ना शुरू करें, फिर भी हमें उस क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए जो कल रात ज़ॉम्बी से भरा होने की संभावना है। ज्यादातर स्पेलब्लेड के लिए सोना कोई समस्या नहीं होगी, और वैगन अभी भी सोने के लिए तैयार था, सिवाय उन तिरपालों के जिन्हें उन्होंने उतार दिया था। सभी झूले अभी भी लटके हुए थे, और घास के मैदानों में दौड़ की वजह से थोड़े गंदे थे। सभी ने चुपचाप खाना खाया, और जब तक उनका खाना खत्म हुआ और स्पेलब्लेड कबीले के पहरेदार कमांडरों को छोड़कर बाकी सभी लोग वापस बिस्तर पर चले गए, तब तक क्षितिज पहले से ही हल्का होने लगा था। उन्हें केवल 2 घंटे आराम करने को मिले, और फिर उन्हें इस बात पर चर्चा करनी थी कि वे आगे कहां जा रहे हैं। भोर के ठीक बाद एक हल्की सी सीटी ने काल का ध्यान खींचा, और फिर किसी ने वैगन के किनारे पर धीरे से दस्तक दी, जिससे उन्हें पता चला कि किसी को उनकी मदद की जरूरत है। काल अपने झूले से बाहर लुढ़क गया, और राजकुमार कॉर्बिन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। दूर से हलचल हो रही है। मुझे लगता है कि किसी को पता है कि हम यहाँ हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हमें अलग हो जाना चाहिए? काल ने फुसफुसा कर पूछा। आप कितने आश्वस्त हैं कि आपकी कवर स्टोरी अच्छी है? ये ठोस है। आप कितने आश्वस्त हैं कि आप जो भी आने वाला है, उसे स्वीकार कर सकते हैं? काल ने उत्तर दिया। बिल्कुल नहीं। मुझे संदेह है कि यह सेना की एक इकाई है। वे विसंगतियों से निपटने के लिए राजधानी से आए होंगे। उनके दृष्टाओं को पता होगा कि आज रात यहाँ कुछ होने वाला है, और अगर उन्होंने इससे निपटने के लिए सेना की एक इकाई भेजी, तो वे कमजोर नहीं पड़ेंगे। काल ने सिर हिलाया। वे किस दिशा से आ रहे हैं? दक्षिण पूर्व। आप कहाँ जा रहे हैं? कॉर्बिन ने पूछा। मैं सीधे पूर्व की ओर जा रहा हूँ, जैसा कि योजना बनाई गई है। यह मेरे लिए तार्किक मार्ग है, सीधे सड़क की ओर। तुम कहाँ जा रहे हो? दक्षिण पश्चिम। मेरे पास भेष जादू है जो हमें सरसरी तौर पर पता लगने से बचा लेगा। सेना को खानाबदोशों को नियंत्रण में रखने का काम सौंपा गया है, इसलिए वे खानाबदोश स्पेलब्लेड कबीले के प्रति विशेष रूप से दयालु नहीं होंगे। कॉर्बिन ने सिर हिलाया, और काल गाड़ी पर वापस चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जबकि डाना ने झूला समेट लिया था। शुभकामनाएं, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। जब हालात इतने खराब हैं तो मैं और अधिक जानकारी के लिए दबाव नहीं डालूंगा। सरकार मूल्यवान जानकारी के लिए कुछ लोगों की जान लेने को तैयार हो सकती है, लेकिन जब हम पहले से ही जानते हैं कि हम किस उत्तर के लिए आए हैं, तो मेरे लोगों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हाथ मिलाया और काल ने थोर और रेमी के 2 अंगरक्षकों को छोड़कर सभी को वापस अंतरिक्ष में भेज दिया। दाना के गोलेम उनके पीछे चल रहे थे। वे अपनी लड़ाई के बाद बची राख के ढेर से होते हुए पूर्व की ओर बढ़ गए। एक बार जब वे अवसाद से बाहर निकल गए, तो राजकुमार कॉर्बिन ने एक हवाई जादू सक्रिय किया जिसने उनके समूह पर एक मृगतृष्णा बना दी, जिससे वे सरल दृश्य पहचान से प्रभावी रूप से छिप गए। ये सेना को उन्हें खोजने से रोकने के लिए पर्याप्त होना चाहिए,
और पूरा कबीला सीधे दक्षिण की ओर बढ़ गया, एक ऐसे रास्ते पर जहां उन्हें रोका नहीं जा सकता था। लेकिन काल और उसकी टीम खुले में थी, और बहुत जल्द ही स्काउट्स ने उसे और उसकी टीम को रोकने के लिए अपना रास्ता बदल दिया। निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, खासकर अगर उन्हें यहाँ ज़ॉम्बी की एक बड़ी भीड़ की उम्मीद थी। वे अभी भी युद्ध के अवशेषों को देखने के लिए काफी करीब थे, इसलिए ये छिपाने का कोई तरीका नहीं था कि ज़ॉम्बी यहाँ थे। काल ने अभिवादन में हाथ उठाया तो स्काउट्स में सबसे निकटस्थ एक टोटोलन योद्धा, जिसके धड़ के चारों ओर एक मजबूत कछुए का खोल था, ने उनकी ओर इशारा किया। क्या सभी तैयार है? अब अपना अपना हिस्सा निभाने का समय आ गया है।